नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव खत्म होने के साथ ही जो एग्जिट पोल्स आए हैं उनसे बीजेपी बहुत डर गई है, क्योंकि दोनों राज्यों में बीजेपी की हार का अनुमान दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल्स में, और कांग्रेस के सत्ता में आने की उम्मीदें जताई जा रही हैं इन एग्जिट पोल्स में। कांग्रेस मुक्त भारत की बात आप याद कीजिए बीजेपी कर रही थी, यानी कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बीजेपी को इन दो राज्यों में तो झटका मिल ही रहा है। इसके अलावा अब महाराष्ट्र, झारखंड, फिर दिल्ली, फिर बिहार, इन राज्यों के चुनाव में भी अभी से बीजेपी के पिछड़ने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। यानी आने वाले अगले 4 और भी चुनाव, उनमें भी बीजेपी पिछड़ सकती है, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। यानी बीजेपी को दोहरा नहीं बल्कि तिहरा, चौगुना, 5 गुना झटका भी लग सकता है। और जब मोदी और शाह बीजेपी को जिताने की मुहिम में कामयाब नहीं होंगे तो आरएसएस भी हाथ पर हाथ धरे बैठेगा नहीं, ये तो आप तय मानिए। इसलिए शायद अभी से संघ ने यानी आरएसएस ने भी संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि वो कोई बड़ा बदलाव जल्द ही करने वाला है। कल ही संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू समाज को भाषा, जाति और प्रांत के मतभेद और विवाद मिटाकर अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें एकता, सद्भावना और बंधन का भाव हो। ये बात आखिर क्यों कह रहे हैं? समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें एकता, सद्भावना और बंधन का भाव हो। ये किसको कह रहे हैं? हिंदू समाज को, हिंदुओं को, या नरेंद्र मोदी और उनकी जो टीम है जो पिछले 10 साल से देश पर राज कर रही है उसको कह रहे हैं? ये सोचना होगा, जरा सोचिएगा। इस पे हम आगे बात करेंगे। आप जानते हैं कि आरएसएस का तो शुरू से उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना है। बीच बीच में जनता को बहलाने के लिए मोहन भागवत भी हिंदू मुसलमान एकता की बात करने लगते हैं, लेकिन अभी फिर से जिस तरह हिंदू समाज की एकजुटता की पैरवी उन्होंने की है, उससे साफ समझ में आता है कि अब संघ जाति नहीं बल्कि धर्मों के बीच खाई बनाकर बीजेपी को सत्ता में बनाए रखना चाहता है। हिंदू समाज की एकता की बात को भागवत ने तो की ही है, लेकिन क्या वो जातिगत भेदभाव को मिटा पाएंगे? और क्या बीजेपी अब खुलकर कह पाएगी कि वो जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है? क्योंकि जिस दिन बीजेपी ने ऐसा कहने का दुस्साहस किया, तय मानिए उसी दिन से सत्ता से विदाई शुरू हो जाएगी। वैसे अभी भी बीजेपी के सत्ता में लौटने के आसार कम ही बन रहे हैं। एक तो मोहन भागवत जो हैं वो पहले ही मोदी के महामानव दैवीय अवतार वाले बयान पर परोक्ष तौर पर अपनी नाराजगी दिखा चुके हैं। आप याद कीजिए, नॉन बायोलॉजिकल वाला जो बयान इन्होंने कहा था, उस पर मोहन भागवत ने क्या कहा था। अभी पिछले महीने ही सितंबर महीने में उन्होंने एक बयान दिया था, पुणे में भाषण दिया था, उसमें नॉन बायोलॉजिकल को लेकर खिंचाई की थी, अपनी बात रखी थी। और अब खबर यह आ रही है कि संजय जोशी को बीजेपी का अध्यक्ष आरएसएस बनाना चाहता है। यानी मोदी की मनमानी के दिन पूरे होने वाले हैं, ये तय मानिए आप। जैसे ही संजय जोशी अगर बीजेपी के अध्यक्ष बनते हैं और जो संघ चाहता है, ऐसी खबर आज से नहीं बल्कि पिछले 10 दिनों से, 15 दिनों से खूब तैर रही है। ऐसे में मोदी की मनमानी कितनी चलेगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि उनकी मनमानी के दिन पूरे हो रहे हैं। बीजेपी में फेरबदल करके आरएसएस भले बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश करे, लेकिन इस बीच इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ जो माहौल बना दिया है, क्या उसमें बीजेपी सत्ता में टिक पाएगी? इस बारे में भी जरा सोचना चाहिए। अभी एग्जिट पोल आने के बाद कांग्रेस समेत कई दलों के नेताओं ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के सत्ता में आने की उम्मीद जताई है। और किसान नेता राकेश टिकैत ने भी साफ कहा है कि किसान अपनी तरह से बीजेपी को जवाब देगा और दे रहा है। आइए जरा सुन लेते हैं पहले राकेश टिकैत को। किसान नेता हैं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवास है उनका, लेकिन जो इनका संगठन है वो ऑल हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। और ऐसे में इनका, राकेश टिकैत का ये बयान बहुत महत्व रखता है, वो भी हरियाणा को लेकर। और यहाँ से क्या आने वाले समय में हम जो बीजेपी की जो राजनीति है उसको समझ पाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी की कुर्सी यहां हिलती हुई दिखाई देती है? ये सब समझेंगे इस कार्यक्रम के जरिए। और ये भी समझेंगे कि कल जो एग्जिट पोल आए हैं उन एग्जिट पोल्स के क्या मायने हैं
और इससे किन किन पार्टियों को नफा और किन किन पार्टियों को नुकसान हो रहा है वो सब समझेंगे इस कार्यक्रम के जरिए। पहले सुनते हैं राकेश टिकैत को। एक और बड़ा अहम सवाल है सर, हरियाणा चुनाव में अरे हो लिया चुनाव हरियाणा का, भाई उन्होंने लाठी बजाई तो चुनाव चलेगा जी। सरकार जो लाठी बजाएगी वो सरकार जाएगी। साइलेंट चुनाव है। किसान आंदोलन का बड़ी हाँ बिल्कुल परिणाम है, बदला है किसान आंदोलन का। किसान ने बदला ले लिया। नहीं किसान वो लाठी थोड़ा चलाएगा फोर्स पे, वो बदला चुनाव मिलेगा, उसने ले लिया। तो क्या स्थितियां रहने वाली, क्या रहने का हारेगी सरकार वहां की, कांग्रेस की वहां सरकार बनेगी। हरियाणा को लेकर साफ साफ ये कह रहे हैं कांग्रेस की वहां सरकार बन रही है। यहां बता रहे हैं राकेश टिकैत। किसान आंदोलन ने मोदी की कथनी और करनी के फर्क को देश के सामने रख दिया था। आपको याद होगा, देश के सामने कहें तो खोल कर रख दिया था और किसान अब तक उस अपमान को नहीं भूले हैं। और यही अपमान अब महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, इन तमाम राज्यों में भी, चुनावी राज्यों में भी किसान याद रख रहे हैं। इधर बीजेपी के शासन वाले राज्यों में अब भी धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिशें हो रही हैं। अभी गोवा में आरएसएस के नेता सुभाष वेलिंगकर ने सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की थी। आपको बता दूं, आप लोगों में से कई लोग गए होंगे गोवा, और गोवा गए होंगे तो सेंट जेवियर्स के चर्च में भी गए होंगे, जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर के जो अवशेष हैं उनके शरीर को जस्ट लाइक मम्मी उस ढंग से रखा गया है। और इस जो शरीर अवशेष है उसका डीएनए टेस्ट कराने की उन्होंने मांग की। आरएसएस के नेता रहे हैं वेलिंगकर, उन्होंने ऐसी मांग की थी। उन्होंने जेवियर को गोएंचो साहिब यानी गोवा का रक्षक कहने पर भी सवाल उठाए थे, क्योंकि सेंट जेवियर को गोएंचो साहिब कहा जाता है गोवा में। उनके बयान से गोवा के ईसाई समुदाय में काफी गुस्सा है, आक्रोश है। कई शिकायतें दर्ज हुई हैं, एफआईआर दर्ज किए गए हैं और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये वेलिंगकर साहब जो हैं वो भाग चुके हैं, वो गोवा छोड़कर भाग गए हैं। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने भी अंग्रेजी में एक ट्वीट किया है, जिसका हिंदी अनुवाद हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। यह हिंदी अनुवाद है, जिसमें राहुल गांधी लिख रहे हैं कि गोवा की खूबसूरती उसके लोगों की गर्मजोशी और विविधता में है। दुर्भाग्य से बीजेपी शासन में इस सद्भाव पर हमला हो रहा है। पूरे भारत में संघ परिवार इसी तरह के काम कर रहा है और उसे ऊपर से समर्थन मिल रहा है। गोवा में बीजेपी की रणनीति साफ है। क्या है रणनीति? कि लोगों को बांटो और पर्यावरण नियमों को तोड़कर अवैध तरीके से हरी भरी जमीन पर कब्जा करो। ये गोवा की प्राकृतिक और सामाजिक विरासत पर हमला है। बीजेपी के इन प्रयासों का विरोध होगा। गोवा और पूरे भारत के लोग इस विभाजनकारी एजेंडे को समझते हैं और एकजुट हैं। ये बात लिख रहे हैं राहुल गांधी। बहुत महत्वपूर्ण बात गोवा के संदर्भ में राहुल गांधी कर रहे हैं। तो चाहे जम्मू कश्मीर हो या गोवा हो, बीजेपी के एजेंडे की पोल खुलती ही जा रही है और अब विरोधी उस पर हमलावर हैं। ऐसे में आरएसएस भी क्या मोदी को बचा पाएगा, इसकी चर्चा आज करेंगे। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी बातें, जरा शुरुआत करें। अब जरा चलते हैं कल के एग्जिट पोल की तरफ। आज के अपडेट्स आपने ले लिए, कल के एग्जिट पोल की तरफ चलते हैं। कल आपने देखा डीबी लाइव पे भी, और ये नीचे आप देख रहे हैं एग्जिट पोल में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को, जो एनसी और प्लस आईएनसी का जो गठबंधन है, उनको 41 से 53 सीटें आती हुई दिखाई जा रही हैं हमारे एग्जिट पोल में। बीजेपी को 20 से 25 सीटें आ सकती हैं, पीडीपी को 6 से 12 सीटें आ सकती हैं और अदर्स के खाते में 10 से 14 सीटें जा सकती हैं। ये अदर्स में बहुत सारी पार्टियां हैं, उनकी चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं। इधर दूसरी तरफ हरियाणा की बात करें अगर, तो यहां भी 90 सीटें हैं और यहां पर कांग्रेस को 54 से 64 सीटें, बीजेपी को 15 से 25 सीटें और जेजेपी को 0 से 2 सीटें और अदर्स के खाते में 6 से 14 सीटें आ सकती हैं। इन दोनों को आप देखिए तो दोनों जगह कांग्रेस या कांग्रेस गठबंधन की सरकार आ रही है। ऐसे में बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं, नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिल रही है और इन सब के बीच आरएसएस जो कुछ कर रहा है, मोहन भागवत का जो बयान आया है, उसके कई मायने हैं। आरएसएस क्या एक्टिव हो गया है? और पहले से आरएसएस एक्टिव दिखाई दे रहा है, आज से नहीं, बल्कि आप याद कीजिए इसी चैनल पे हम लोगों ने आपको, जब कर्नाटक चुनाव हुआ था उस समय भी कई सारी तस्वीरें दिखाई थी। उसमें से आपको याद होगा दोस्तों एक तस्वीर और, जिसमें नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में रोड शो कर रहे थे और उनकी गाड़ी, उनकी जो जीप, जिस जीप में वो हाथ हिलाते हुए जा रहे थे, 60 से ज़्यादा की स्पीड में जा रही थी, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ हमारी दाल नहीं गलने वाली।
सरकार नहीं बनी, वो आप लोगों ने देख लिया। और उसके बाद से आरएसएस ने अपने मुखपत्र में जो संपादकीय और आलेख छापा, उस आलेख में साफ साफ था, इसका जिक्र भी कई बार कर चुके हैं आप लोग, रट चुके हैं, जिसमें साफ साफ था कि अब हिंदुत्व का एजेंडा और नरेंद्र मोदी का ब्रांड, ये दोनों फीका पड़ चुका है और ये अब काम नहीं आने वाले, ये दोनों चीजें काम नहीं आने वाली हैं आने वाले चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो। विधानसभा के चुनाव हो गए, उससे पहले लोकसभा के चुनाव हो गए, नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिरता जा रहा है। अब चिंता का विषय है कि 2025 में जब 100 साल पूरे होंगे आरएसएस के, तो आरएसएस क्या करेगा? क्या तब तक नरेंद्र मोदी की सरकार चली जाएगी? और उसके बाद तो और भी बुरी हालत होगी आरएसएस की। आरएसएस किसी भी ढंग से चाहता है कि उसकी सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार बनी रहे। उसके लिए आरएसएस बार बार नरेंद्र मोदी को चेतावनी दे रहा है, ये तय मानिए। हमारे तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं वो और भी खुलकर इन तमाम मसलों पे अपनी बात रखेंगे। और ये आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो नीचे आप देख रहे हैं ये उस चर्चा की ओर, यानी ये जो फिगर हैं जो अभी परसों जब आप सुबह 6 बजे से हमारे रिजल्ट को देखना शुरू करेंगे, नतीजे आना शुरू होंगे, उस दिन आप जब इन चीज़ों को रिजल्ट में तब्दील होते हुए देखेंगे तो ये चर्चा और भी आम हो जाएगी। इसलिए आज ये चर्चा हम कर रहे हैं, ये चर्चा आगे बढ़ाएं। लेकिन उससे पहले कल कोल्हापुर में राहुल गांधी थे, 2 सभाओं को उन्होंने संबोधित किया राहुल गांधी ने। पहली सभा थी जहां उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया था, और दूसरी सभा थी जहां पर जो संविधान सम्मेलन सभा, जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी थी भारत के संविधान के ऊपर। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी, उसी में से एक छोटी सी बाइट सुनते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। हाथ में देखिए, ये वही संविधान है जो संविधान मेरे पास है, और बहुत जरूरी है इस चीज को समझना, क्योंकि यहीं से इस पॉलिटिक्स के खात्मे की शुरुआत होती है। जी हां, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पॉलिटिक्स के खात्मा वर्ड यूज कर रहा हूं बहुत यहां पर जिम्मेदारी के साथ। उसकी शुरुआत क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि आप संविधान बदलने गए थे, और संविधान बदलने की बात आप चोरी छिपे करते करते सामने रख दिए, और यहां से देश की जनता जाग गई। पहले राहुल गांधी को सुनते हैं, फिर हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों को भी सुनेंगे और बहुत सारी बातें आज करेंगे। पहले सुनिए राहुल गांधी को। आपने देखा होगा, देखिए आपने देखा होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी 400 पार कह रहे थे, याद है आपको? 400 पार मुस्कुराते थे, 56 इंच की छाती थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हिंदुस्तान की जनता ने बिना उन्हें एक शब्द बोले उन्हें कह दिया, इसको आपने छुआ फिर देखो क्या होता है। और आप सबको बहुत अच्छा लगा जब नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने सिर पे ऐसे लगाया। वो लगाना पड़ा, वो इस किताब को मानते नहीं है। हिंदुस्तान की जनता ने उन्हें कहा, भैया सिर झुकाओ और इसको अपने माथे पे लगाओ, और उनको करना पड़ा। यह है हिंदुस्तान की जनता की शक्ति और हिंदुस्तान की जनता का ज्ञान। वो समझते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति समझता है कि अगर ये चला गया तो सब कुछ चला गया, और इसको हम कभी जाने नहीं देंगे। ये कुछ भी कर लें, ये नहीं जाएगा यहां से। तो सुन रहे थे आप, इसको हम जाने नहीं देंगे, कुछ भी कर ले। यही बात जो है, ये राहुल गांधी की अगर कहें तो यूएसपी है पॉलिटिक्स में। जो यूएसपी यही है, और यहां से जो आगे राहुल गांधी की पॉलिटिक्स है वो बहुत आगे चली जाती है, जबकि नरेंद्र मोदी यहीं से बैकफुट पे पीछे धकेले जाते हैं। और क्या अब उस दिशा में जा रहे हैं जहां से इनकी कुर्सी हिल रही है? आइए चर्चा करते हैं इन तमाम मसलों पे, लेकिन उससे पहले एक बाइट और सुनाना चाहता हूं। लालू प्रसाद यादव एयरपोर्ट पे उनसे पत्रकार पूछता है कि एग्जिट पोल पे आपका क्या कहना है। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं लालू क्या कहेंगे? लालू जी हो रहा है क्या? पराजय है नरेंद्र मोदी का। जा तो सुन लिया आपने, पराजय है नरेंद्र मोदी का। एग्जिट पोल पर क्या कहेंगे? तो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं पराजय है नरेंद्र मोदी का। कई बार कह चुके हैं। और उधर जब तबीयत बिगड़ी थी
मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो उन्होंने भी कहा था कि जब तक नरेंद्र मोदी को हटाऊंगा नहीं तब तक मरूंगा नहीं। ये बात याद कीजिए जब वो चुनावी भाषण दे रहे थे उस दौरान, और वो जगह जम्मू का कोई एरिया था, कोई विधानसभा वहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। जयशंकर गुप्त जी हैं, पंकज चतुर्वेदी जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। थोड़ी देर बाद कुछ और साथी जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। सीधे आना चाहता हूं पंकज जी आपके पास। जरा बहुत सारी बातें रख चुका हूं, एग्जिट पोल से आगे की कहानी कैसे देखते हैं आप? इस देश की पॉलिटिक्स को किस दिशा में जाते हुए? भारत में जो होने वाला है वो दुनिया के दीगर देशों में जहां पर एक राइट विंग पॉलिटिक्स का एक दौर चला था, अब 5 साल या 10 साल में समाप्त हो गया था, हमारे यहाँ थोड़ा सा ज्यादा चल गया, उसी का समाप्ति है। राइट विंग पॉलिटिक्स वर्ल्ड वाइड ऐसे ही चली कि कोई आरोप लगाया, आगे बढ़ गए, लोगों को भ्रम फैलाया, आगे बढ़ गए। धीरे धीरे जनता अब राजनीति को मुद्दों पे लेकर आ रही है, और इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी की दोनों भारत जोड़ो यात्राओं में जिस तरीके से उन्होंने बेरोजगारी, युवा, महिला अधिकार, इन सब पे बात की और देश की बड़ी जनता को स्पष्ट किया कि सियासत मंदिर, मस्जिद, नफरत से अलग आपके मुद्दों के ऊपर है। और आज की खूबसूरती यही है कि पूरे हरियाणा का चुनाव जो है महिला सुरक्षा, किसानों के सवाल और बेरोजगारी, इसके ऊपर टिक गया। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की, अब हम उसको भारतीय जनता पार्टी बोले लेकिन मोदी ने पूरी कोशिश की, क्योंकि इस समय तीसरी बार सरकार बनने के बाद में मोदी जी को भ्रम हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ही मोदी और मोदी ही भारतीय जनता पार्टी, वो अपनी संस्था से बड़े हुए। और ये तीनों मुद्दों पर जो हरियाणा में चुनाव हुआ या जे&के में भी चुनाव, धारा 370 पे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बेरोजगारी के मुद्दे पर, वहां से पलायन के मुद्दे पर, पूर्ण राज्य के अधिकार के मुद्दे पर इसी पर टिकी रही जी। ये नरेंद्र मोदी की डाउनफॉल की शुरुआत है। मैंने बहुत पहले एक शो में बोला था कि नरेंद्र मोदी जिस शेर की सवारी कर रहे हैं, उन्हें अब केवल ये डर बचा है कि वो शेर से उतरेंगे तो शेर उनका शिकार कर देगा। लेकिन शेर की भी अपनी क्षमता है दौड़ने की। शेर वो वाला नहीं जो वो मेक इन इंडिया वाला बनाया हुआ है, जो शेर तो मेक इन इंडिया वाला है, लेकिन डिफेंस के जितने डील्स हो रहे हैं वो सब फॉरेन से हो रहे हैं। तो वो शेर थक रहा है। और यदि बीजेपी और आरएसएस की भाषा में बोले तो जिस शेर के ऊपर नरेंद्र मोदी अभी तक सवारी कर रहे थे वो नागपुर के रेशम बाग का शेर था, जिसके ऊपर खाल उड़ी हुई। अब वो शेर थक चुका है। और मोहन भागवत जो कुछ भी कह रहे हैं वो उनकी एक बहुत बड़ी हताशा है। जिस तरीके से उन्होंने एक सपने के साथ में सत्ता को लेकर आए थे, लेकिन वो सत्ता वो सब काम नहीं कर पाई जो वो चाहते थे। देखिए, राम मंदिर का मसला अब मतदान का मसला नहीं रहा है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हम देख चुके हैं। 370 के मुद्दे पर आप वोट नहीं ले सकते हैं, ये आप जान के चलिए कि जे&के में देखा जा रहा है। और मैं आपको संभावना व्यक्त कर रहा हूं, जो हमारे सूत्र हैं, जो हमारे लोग कह रहे हैं, जिस प्रकार से जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा चढ़ा के सीट दिखाई दी जा रही है, माफ करना, उतनी सीटें उनको नहीं मिलने जा रही है, क्योंकि धारा 370 का कुप्रभाव घाटी से ज्यादा जम्मू पर हुआ है। जम्मू का पूरा बिजनेस खत्म हो गया। जम्मू में जो 3 महीने 4 महीने सरकार रहती थी, जिससे वहां के होटल चलते थे, बिजनेस चलते थे, वो सब खत्म हो गया। जम्मू में टूरिस्ट आना बंद हो गए। तो जिस वोट को 370 के कारण ये लोग मान रहे हैं, वो इनको वोट नहीं मिलने जा रहे हैं। ये जो चुनाव है, नरेंद्र मोदी
की राजनीति के पलायन का चुनाव है। किसी बहाने से अब ये चुनाव लड़ा से हटने की कोशिश करेंगे। पहले उन्होंने बोल दिया साउथ में तो कांग्रेस की चलती इसलिए वो वहां जीत गए, लेकिन अब देश का मस्तक कश्मीर वो अपना फैसला सुनाने जा रहा है, और उसके बाद में वो हरियाणा जहां पर कृष्ण ने राजधर्म की बात करके पूरी महाभारत की रचना की थी, वो अपना फैसला सुनाने जा रहा है। आप देखिएगा इसके तत्काल बाद में या तो वसुंधरा राजे या संजय जोशी या शिवराज सिंह, ऐसा कोई पार्टी का अध्यक्ष बनेगा जो गुजरात लॉबी को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने वाला है। और जिस तरीके से लंपटगिरी, आपने जिस प्रकार से गोवा का मसला बताया, गोवा में कल बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, वहां सड़क मडगांव के आसपास लोगों ने रोक दी, वहां पे आप नहीं कर सकते। आप गोवा की बात क्यों करो, अपने ठीक दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद में आप देखिए एक लुच्चा आदमी जो अपने आप को नरसिम्हा कहता है, वो जिस तरीके की हरकतें कर रहा है, और पुलिस उसको बिठाकर वो पुलिस लाइन में उसको सुरक्षा में रखती है। ये सब इस सरकार की असफलताएं। देखिए, आप समाज के बड़े वर्ग पे जब एक छाप छोड़ देंगे कि हम आपके साथ में न्याय नहीं कर रहे हैं, हम दो किस्म के न्याय चला रहे हैं। यदि हिंदू देवी देवता पर कोई टिप्पणी करती है तो हम तत्काल कार्रवाई करते हैं, उसके पैर में भी गोली मार देते हैं, लेकिन हजरत मोहम्मद साहब पर यदि कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो हम प्रदर्शन करने वालों को पहले पीटते हैं, उसके बाद में जो टिप्पणी करने वाला उसको सहेज के रखते हैं, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, चाहे महाराष्ट्र का रामदत्त महाराज हो, चाहे नरसिम्हा सरस्वती हो। ये जो चीजें हैं, ये अविश्वास जो है किसी सरकार को कमजोर करता है, और धीरे धीरे ये सरकार भरोसे के मामले में, अपने कर्म के मामले में धीरे धीरे ढह रही है। ये और इस चुनाव से पुख्ता हो जाएगा कि देश के सिर ने भी अब शुरू कर दिया है। अभी तो चरणों में धोया था बैंगलोर, कर्नाटका और तेलंगाना से, अब सिर से, सिर जो हमारा है वहां से भी शुरू हो रहा है इनका कि अब बहुत हो गए आपके दिन, अब आप पलायन करिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ यहां कल से लेकर आज तक बदलते हुए हम देख रहे हैं। हालांकि बदलती हुई तस्वीर जो है वो हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं, लेकिन उसमें कल से लेकर आज तक क्या कुछ बदला है और इसके आगे की स्थिति क्या होने जा रही है। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी भी। प्रशांत जी, आपके पास ही आना चाहता हूं, कैसे देखा जाए, और बहुत कुछ बदलता हुआ, इसमें बहुत सारी तस्वीरें शुरुआत में रख चुका हूं, उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया, पहली प्रतिक्रिया इन एग्जिट पोल के बाद बहुत सारे नेताओं के प्रतिक्रिया आ रहे हैं। बीजेपी को अभी भी लग रहा है कि शायद कुछ अजूबा हो जाए, लेकिन आरएसएस अपने अंदाज से, अपने हिसाब से, मोहन भागवत जो बात कह रहे हैं उसमें भी कई चीजें उसके अंदर, यानी निहितार्थ अगर देखा जाए तो बहुत कुछ वहां दिखाई देता है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए राजीव जी, मैं पंकज जी को सुन रहा था, उन्हीं की बात को थोड़ा सा मैं अपने शब्दों में कहता हूं और उसको थोड़ा इलॉबरेट करता हूं कि हर चुनाव एक नया पॉलिटिकल और सोशल आइडिया पैदा करता है, और एक जिसको कहें कि तस्वीर दिखाता है समाज की। जो तस्वीर दिखाई दे रही है इन एग्जिट पोल से और 2024 के आम चुनाव से, और अब जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आएंगे, और आगे अभी 2 इलेक्शन और है, तो वो क्या चीज है जो अनफोल्ड हो रही है, इसको जरा हम लोग डिकोड करें कि वो क्या है जो अनफोल्ड हो रहा है। बहुत लंबे समय से भारत की राजनीति और समाज एक संक्रमण काल से होकर गुजर रहा है। ये प्रक्रिया मंडल कमीशन, मंदिर आंदोलन, इन सब से चली। हर साल ये रिसाइकलिंग सोसाइटी की होती है, नई जनरेशन आती है, नए बच्चे कॉलेज में आते हैं, कॉलेज के बच्चे, कॉलेज के छात्र छात्रा नौकरियों में या रोजगार में आते हैं, पब्लिक लाइफ में आते हैं, और वो एक विमर्श पैदा करते हैं। एक बहुत बड़ी फोर्स, एक नया मिडिल क्लास जो सोचने समझने की क्षमता रखता है, वो आ चुका है, और वो धीमे धीमे चीजों को शेप दे रहा है। मोहन भागवत, बीजेपी, आरएसएस
इस नए समाज की जरूरतों को, इस नए समाज के विमर्श को समझ नहीं पा रहे हैं और वो पुरानी राजनीति कर रहे हैं जो उन्होंने 90 साल पहले, 99 साल पहले इजाद की थी। वो अब 21st सेंचुरी के समाज के लिए जो डेमोक्रेटिक है, जो अधिकार बेस्ड है, उस नए समाज में वो मिसफिट है। राहुल गांधी ने उसको पकड़ लिया है और इसलिए राहुल गांधी आगे आने वाले समय में आप देखिएगा कि ज्यादा और ज्यादा रेलिवेंट होंगे। एक बात जो यहाँ पे बहुत संक्षेप में मैं कहूं कि सबक क्या है और किसके लिए है। मैं मोदी और मोहन भागवत की बात नहीं कर रहा हूँ राजीव जी। ये सबक यहाँ पे इसलिए है, किसके लिए है, ये सबक कुछ 3-4 लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, जो अगर अभी उन्होंने नहीं समझा तो उनको भविष्य में काफी कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। एक है कॉरपोरेट इंडिया। कॉरपोरेट इंडिया को राहुल गांधी से इंगेज करना पड़ेगा और अब राहुल गांधी की शर्तों पे इंगेज करना पड़ेगा। 15 साल से कॉरपोरेट उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। कॉरपोरेट का मीडिया को अपना रुख बदलना पड़ेगा। उनको दो ही तो हैं प्रशांत जी, 2 ही तो हैं, A1 A2, उन्हीं की बात कर रहे हैं आप। उन्हीं की बात कर रहे हैं, उन्हीं का मीडिया है। हाँ, इसीलिए अब तो राहुल गांधी नाम भी ले रहे हैं। राहुल गांधी ने NDTV का नाम लिया था, याद कीजिए भाषण में। बिल्कुल। तो ये जो प्रक्रिया चली है कॉरपोरेट का कंसोलिडेशन का, मजदूरों के, आदिवासियों के, दलितों के हक मारकर अपनी संपदा बढ़ाने का, राहुल गांधी उसको एक्सपोज कर रहे हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण संकेत है जो उनको लेना है। उन सबके पास बड़े थिंक टैंक हैं और बड़े कंसल्टेंट हैं। उनको उनसे समझना चाहिए ये प्रोसेस क्या है, ये सोशल प्रोसेस क्या है, ये कहाँ जा रही है। कॉरपोरेट को अपने मीडिया के जरिए प्रॉपर सिग्नल राहुल गांधी को देना चाहिए कि वो राहुल गांधी से इंगेज करना चाहते हैं। ये बदतमीजियां बंद करें स्टूडियो में बैठकर, पहली बात। दूसरी बात कि नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। नफरत की राजनीति के खिलाफ भारत की जनता खड़ी हो गई है। नरेंद्र मोदी का पूरा प्रचार 2024 का और विधानसभा हरियाणा का नफरत पर आधारित था और वो उसमें कोई मक्खन नहीं निकल रहा। वो सपरेटा दूध है, उसमें अब क्रीम नहीं निकलने वाली है। वो खत्म हो गया, वो एरा खत्म हो गया जो पंकज जी कह रहे थे। अब दूसरा सबक किसको लेना है? दूसरा सबक लेना है जो कॉरपोरेट बैठा हुआ है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में, उनको सबक लेना है। क्योंकि आप केवल राहुल गांधी के खिलाफ नहीं हैं, आप देश की बहुसंख्य जनता के खिलाफ हैं और ये जनता का गुस्सा जब तक वो ईवीएम के जरिए सामने आ रहा है जब तक तो ठीक है, लेकिन अगर उसको ईवीएम से अपनी समस्याओं के हल नहीं दिखाई देंगे तो वो ईवीएम के बाहर भी समस्याओं के हल निकालने की कोशिश करेगा और तब बहुत तकलीफदेह होगा इन दोनों लोगों के लिए, क्योंकि चिन्हित हैं। जिस तरीके का इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाता है बीजेपी का एजेंट बन के, वो लोगों के सामने है। इनको सुधरना पड़ेगा, कॉरपोरेट को सुधरना पड़ेगा। कॉरपोरेट को ये साबित करना पड़ेगा कि वो देश की जनता के खिलाफ नहीं है, वो दलित आदिवासियों के, मुसलमानों के, ओबीसीज के खिलाफ नहीं है। ये उनको स्पष्ट संदेश अपने मीडिया से देना पड़ेगा। ये जलेबियां बनाना बंद करनी पड़ेगी उनको जो स्टूडियो में बनती हैं। दूसरा कि राहुल गांधी से क्यों मैं कह रहा हूं, देखिए और भी पॉलिटिशियंस हैं। अखिलेश यादव हैं, अपनी जगह पर उनका महत्व है। तेजस्वी यादव हैं, वो बिहार में उनका जनाधार है। स्टालिन है, इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता हैं। शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, फारूक अब्दुल्ला, तमाम लोग हैं। राहुल गांधी की बात मैं क्यों कह रहा हूं?
क्योंकि राहुल गांधी इस देश में इस वक्त एकमात्र ऐसे नेता है जो राजनीति, अर्थशास्त्र, विदेश नीति, मैन्युफैक्चरिंग कैसी हो, ट्रेडिंग कैसी हो, संविधान का रास्ता कैसे हो, जातिवार जनगणना कैसी हो, इन सब पे वो एक पोजीशन ले रहे हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है। वो विदेश नीति के बारे में भी एक स्पष्ट राय रखते हैं। तो जब वो 360 डिग्री उनका विमर्श है जी। और वो इंडिया गठबंधन को पार्लियामेंट में लीड कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, तो सरकार तो इंगेज क्या करेगी मोदी साहब की, लेकिन कॉरपोरेट को और जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए लोग हैं, उनको राहुल गांधी से इंगेज करना चाहिए और उनको स्पष्ट संकेत देना चाहिए कि वो इंगेज करना चाहते हैं और उन्हीं की शर्तों पे करना पड़ेगा। राजीव जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी इसके बाद, इस रिजल्ट के बाद, अभी रिजल्ट आने में 2 दिन का वक्त है, कल इंतजार कीजिए, कल का वक्त, और उसके बाद परसों सुबह से रिजल्ट आपके सामने होंगे। दोनों राज्यों के रिजल्ट अगर वैसे ही होते हैं जैसे कि एग्जिट पोल्स में आ रहे हैं, तो इसके बाद की राजनीति क्या होगी, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले यह सुगबुगाहट तेज हो गई है बीजेपी के अंदर भी और आरएसएस के अंदर भी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के नेता ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव, केजरीवाल, ये लोग क्या सोच रहे होंगे इस वक्त, ये सब, इस पर भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले अमलेंदु उपाध्याय जी, आपकी प्रतिक्रिया और क्या कुछ बदलते हुए आप देख रहे हैं? राजीव जी, मुझे लगता है कि कल के परसों के बाद बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे भी अब कम कर देंगे परसों के बाद से। जिस तरीके से हरियाणा से अंतिम में गायब हुए, महाराष्ट्र से भी शायद पहले ही गायब हो जाएंगे और पोस्टर वहां भी शायद फडणवीस और शिंदे के लगना शुरू हो जाएंगे। यहाँ तो हरियाणा में पोस्टर उतर रहे थे, तो ये बदलाव तो दिखाई देगा राजनीति चुनावी तौर पर। बीजेपी के अंदर भी मुझे लगता है काफी कुछ शुरू हो जाएगा और आधे से अब शायद दबाव बनाएगा कि मोदी जी अब अध्यक्ष आपके मन का नहीं बनेगा, अब हमारे ही मन का बनेगा, और इसके लिए दबाव मोदी जी के ऊपर पड़ सकता है। और हो सकता है मोदी जी के बहुत से साथी जो उनके बहुत खास समझे जाते हैं वो भी मोदी जी से किनारा करने लग जाए। इस तरह की चीजें भी बीजेपी के अंदर हो सकती हैं। अब होंगी नहीं होंगी, वो आज वाला समय बताएगा कि मोदी जी उसको किस तरीके से डील करते हैं। अब जहां तक राजीव जी, प्रशांत जी ने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कॉर्पोरेट्स का है। देखिए, कॉर्पोरेट्स धीरे धीरे अब शुरू हो गया है शिफ्ट करना, और खबरें जो है वो बहुत कहा जाए दिलचस्प है कि वो A1 A2 जो है वो A1 जो है वो कह रहे हैं ठीक है हमारे लिए काम करो, मोदी जी के लिए करो चाहे मत करो, और A2 के खिलाफ खबरें चलाओ। इस तरह की बहुत चीजें शुरू हो गई हैं। तो अब ये नजर देखनी होगी कि क्या क्या चल रहा है, क्योंकि खबरें जो आई जिस तरीके से कि A1 ने कुछ लोगों को खरीदा, उनसे कहा कि भाई आप लोग जो है वो हमारा समर्थन कीजिए, A2 के खिलाफ खबरें चलाइए और मोदी जी का आप चाहे कुछ कीजिए। तो यानी वो शिफ्ट होना शुरू हो गया। अब A1 जो है वो इस पर जोर नहीं देगा कि आप मोदी जी के खिलाफ कुछ कीजिए, नहीं कीजिए, और लोग ये बताएंगे भी कि नहीं हम बिके नहीं है, क्योंकि हम जो है वो मोदी जी के खिलाफ खबर चला रहे हैं। तो इस तरह की चीजें भी बहुत सारी होंगी। तो बहुत से शिफ्ट होना शुरू हो रहे हैं और वो धीरे धीरे आके इधर भी शुरू हो जाएंगे बड़े मीडिया की तरफ भी। अब जो इस तरीके से राजीव जी, अब जो 400 पार का नारा दे रहा था जो मीडिया, उसने कल एग्जिट पोल्स में 400 पार की बातें करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की एक तरीके से। यानी क्या शायद थोड़ा सुधरना शुरू हो गए। हालांकि अभी ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 4 जून के बाद भी लगा था कि शायद ये सुधर रहे, 10-15 दिन तक लगा था, लेकिन उसके बाद वो फिर उसी पुराने ढर्रे पर लौटना शुरू हुए। तो ये हरियाणा का और जम्मू कश्मीर का झटका भी इसके बाद भी सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे, इस पर थोड़ी शंकाएं बनी हुई है। लेकिन महाराष्ट्र के बाद राजीव जी मुझे लगता है काफी कुछ चीजें एक्चुअली क्या है ना जी, अमलेंदु जी, क्या है कि थोड़ी सी कहीं उम्मीद की किरण उन्हें दिखाई देती है तो वो थोड़ा अपने पुराने ढर्रे पे आ जाते हैं, और वो बीच बीच में चलता रहता है। वो आप देखेंगे उम्मीद की किरण उन्हें दिखाई देती है कहीं से, तो वो अपने पुराने ढर्रे पे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 4 जून के बाद कुछ बदलती हुई तस्वीर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद फिर लगा उन्हें कि नहीं 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 हमारे साहेब ही रहेंगे, तो उनकी वो थोड़ा सा फिर बहकते हुए दिखाई दिए। लेकिन कल के बाद से बहुत कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है, और जयशंकर जी से बेहतर और कौन बताएगा। इन चैनलों पे जयशंकर जी जाया करते हैं, इसलिए ये ज्यादा और बेहतर बताएंगे क्योंकि एक चैनल पे कल थे जयशंकर जी और वहां पे एग्जिट पोल नहीं दिखाया गया। कल तो एक नहीं बल्कि एक बहुत पहले रिलायबल एग्जिट पोल कहा जाता था, और वो जब देखो तब बीजेपी को जिता देता था। देखिए बहुत मजेदार है, कल से आज तक मैं जो बदला की बात कर रहा हूं,
नाम ले लेता हूं, चाणक्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा। चाणक्य का आपने देखा कोई एग्जिट पोल आया क्या? और पिछले दिनों, आप पिछले 10 साल से, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, चाणक्य का निकाल दीजिए जितने भी एग्जिट पोल हैं, उसमें 99% एग्जिट पोल बीजेपी को जिताते हुए आए थे, 99%। और जीत भी रही थी बीजेपी, क्योंकि वो उनके दिन थे और वो दिखा देते थे और वो रिलायबल हो गए। तो ये जो परिस्थितियां थी, ऐसे ही और भी बहुत हैं। एक दो और चैनल से, अब क्या कितनों का नाम बताऊं, लेकिन एक बहुत परिवर्तन देखा गया कल से लेके आज तक, कल खासकर शाम को, कि कई लोगों को हिम्मत नहीं हो रही थी एग्जिट पोल दिखाएं कि नहीं दिखाएं, और दिखाएंगे और कैसे, अपने ही साहब को हारते हुए दिखाएंगे हम। साहब का चेहरा तक बदल दिया गया, आप लोगों ने देखा, और वहां पर एक्टिंग प्रेसिडेंट को ला करके खड़ा किया गया। कोई वहां अखाड़े में दिखा रहा है राहुल गांधी के साथ एक्टिंग प्रेसिडेंट को, कोई कुछ और दिखा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी को नहीं दिखा रहे हैं। यह परिवर्तन है कल से आज तक में। खैर, बढ़ते आगे, और जयशंकर जी इस पर और भी फोकस करेंगे, अपनी बात रखेंगे। जयशंकर जी, ये चलिए, ये मीडिया की बात, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहीं से वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज हैं उसकी शुरुआत होती है, उसके चैप्टर्स तैयार होते हैं यहीं से। इसी मीडिया ने तैयार किए वो चैप्टर्स, और अलग अलग टीचर्स भेज दिए ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। तो यहां पर कैसे आप देखते, जरा जयशंकर जी, कि हमारे साथ जुड़ गए प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और जयशंकर जी के पास पहले, जयशंकर जी, कैसे देखा जाए, क्या कुछ बदलते हुए देख रहे हैं आप? मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बहुत कुछ है आपके पास, मैं समझ रहा हूं। राजीव जी, अगर आप याद करें तो इसी मंच पे हम कई बार कह चुके हैं कि 4 राज्य विधानसभाओं के चुनाव के नतीजे आने के बाद देश के राजनीति का परिदृश्य बदल जाएगा। और अभी 10 दिन पहले ही जब हम लोग बात कर रहे थे, एग्जिट पोल तो कल आया है। देखिए, मैं कई चैनलों पे जाता हूं, ये बात सही है, लेकिन मैं ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल्स को खारिज करता हूं। पहले ही नजर में कहता हूं कि ये सब इंटरटेनमेंट के साधन है, इसके अलावा कुछ नहीं। और कई बार ये शेयर बाजारों को उठाने और चढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, इससे अधिक इनका कोई महत्व नहीं है। लेकिन 10 दिन पहले हमने जो कहा था कि हरियाणा में 60 सीटें कम से कम मिलेंगी कांग्रेस को, और उससे ऊपर भी जा सकती है, और ऊपर जाने लगेगी तो फिर उसका कोई अंत नहीं है। हो सकता 70-75 भी चली जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और यही जम्मू कश्मीर के लिए भी कहा था। संजोग की बात है कि देखिए, अभी सभी एग्जिट पोल भी जो भी दिखाए, मुझे लगता है कि सभी चैनलों को ये मालूम हो गया था एग्जिट पोल के बारे में, और बहुत कम लोगों ने दिखाने की हिम्मत जुटाई, क्योंकि ऊपर से कह दिया गया था। देखिए, अगर इनको मिल जाता कि नहीं 50-50% का भी चांस है, या थोड़ा सा बढ़त है अगर भाजपा के पक्ष में, तो ये सारे लोग दिखाते, तब सारा वो युद्ध और वो सब जो छोड़ छाड़ करके तब लगता कि नहीं साहब, दिखाना ही दिखाना। लेकिन क्योंकि सबको मालूम था। अब सच बात यह है कि देखिए, लगातार जब लोकसभा का चुनाव जो हुआ है, जिस तरह से 240 पे सिमट के आ गया, उस समय भी हमने यही कहा था, यहाँ भी कहा था, और दूसरे चैनल पर भी कहा था कि 240 पार नहीं कर पाएंगे ये। तो 240 पर सिमट जाने के बाद से ही एक तरह से मोदी शाह का युग जो है समाप्ति की ओर बढ़ने लगा है भाजपा में, ये बात तय है। लेकिन उम्मीद तो थी कि मोदी जी और अमित शाह जी इससे सबक लेंगे और शायद वो अपने कार्यशैली में कुछ बदलाव करेंगे। लेकिन साहब, वो जिस तरह से संविधान हत्या की बात और ये सारी बातें कर रहे हैं, और मैं एक बार जो बार बार रट्टा लगाता हूं मैं जिसको, फिर एक बार रट्टा लगाते हुए कर रहा हूं मैं, कि ये बात करने वाला आदमी पिछले 5 साल तक लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं बनने दिया। 4 जून को नतीजे आ गए, लोकसभा गठन हो गया, संसदीय समितियों के चुनाव भी हो गए, लेकिन लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। सोचने वाली बात है ना। भाई, संविधान में तो व्यवस्था है कि लोकसभा अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा और बाकी संसदीय समितियां होंगी। तो लोकतंत्र को पूरी तरह से एक तरह से धता बताने की जो कोशिश होती है, वो हमारे प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं। उसके बाद भी लगा कि अब शायद राजनीतिक विरोधियों को ताड़ित करने के लिए ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल उनके खिलाफ कम होगा, लेकिन उसमें भी कोई कमी नहीं है। उसमें भी लगातार कहीं ना कहीं, कभी किसी को, कभी हरियाणा में चुनाव हो रहे थे, हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं के घर ईडी और सीबीआई के लोग पहुंच रहे थे।
तो उसमें कोई बदलाव तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि ये दोनों राज्यों के विधानसभा के नतीजे आ जाएंगे 8 तारीख को, और उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव होगा, दिल्ली विधानसभा का भी होगा, और अगले साल ही मेरे ख्याल से बिहार विधानसभा का भी चुनाव होने वाला होगा। ये सारे चुनाव, अभी हमारे मित्र बता रहे थे कि वो मस्तक भारत का जो है वो इनके हाथ से निकल जाएगा। भाई मस्तक से लेकर के आप देखिए ना, ऊपर का जो भी हिस्सा है, जम्मू कश्मीर इनके हाथ में नहीं रहेगा, हिमाचल पहले से कांग्रेस के पास है, पंजाब पहले से आम आदमी पार्टी के पास है, और अगर हरियाणा निकल गया तो पूरा, दिल्ली पहले से इनके हाथ में नहीं है, तो पूरा उत्तर भारत इस तरह का जो है वो पूरा साफ हो गए। साउथ पूरा साफ हो गए, ये भी साफ हो गए। उत्तर प्रदेश में हाफ से कम ही रह गए। विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में भी होगा, वहां पर भी हैसियत पे आ जाएंगे आप। बिहार की हालत भी वही होने वाली है। झारखंड जाने ही वाला आपके हाथ से, आप वहां कुछ कर नहीं सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद का जो गठबंधन है, एक बार फिर से उसी को सरकार बनने की दिखाई दे रहे हैं, आसार दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी में 10 साल पहले जो मोदी शाह युग शुरू हुआ था, अब वो अंत की ओर बढ़ने लगा है। लेकिन सिर्फ मोदी शाह युग की बात करके हम लोग थोड़ा इसको हल्का करना होगा। जो मोहन भागवत की बात हो रही है, आरएसएस की बात हो रही है, सच बात यह है कि आरएसएस की नीतियां रिजेक्ट हो रही हैं। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, संघ परिवार का जो अंदर मन में जो भरा हुआ है, हिंदुत्व की बात हो, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत की राजनीति करने की बात हो, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की बात हो, उसको लोगों ने खारिज करना शुरू किया है। अभी तक ठीक है कि वो मोदी जी और अमित शाह जी उसके वाहक बने घूम रहे थे, आदित्यनाथ उसके वाहक बने घूम रहे थे, लेकिन अब लोगों ने तय कर लिया कि भाई 10 साल में हमने देख लिया, बहुत हिंदू मुसलमान हो गया, बहुत भारत पाकिस्तान हो गया, बहुत आपके कहने पे हिंदू राष्ट्र और ये सब कुछ कर लिया, लेकिन हासिल क्या हुआ? हमको क्या मिला? हमारे बच्चे को रोजगार मिला कि नहीं मिला? हमारे भाई को रोजगार मिला कि नहीं मिला? पेट्रोल, डीजल और बाकी ईंधन जो है वो हमको सस्ता मिला कि नहीं मिला? ये सारी चीजें लोगों ने कसौटी पे तर्क शुरू कर दिया थे। तो अब इसको लेते हुए, जैसे मन में तो इनको है संविधान बदलने की बात, तो बार बार जो कहा जाता था, भाई एक तरफ जो है ये कहते थे कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अनंत हेगड़े इनकी पार्टी में था, लल्लू सिंह जाकर के वो बोल रहे थे कि भाई 400 सीट मिलेगी तो हम संविधान बदल पाएंगे। तो ये सारी बातें कहने, किसी के खिलाफ कोई एक्शन तो आज तक मोदी जी ने, अमित शाह ने नहीं लिया, उनकी पार्टी के अध्यक्ष ने नहीं लिया। एक तरफ से आप कुछ और कहलवाते हैं, दूसरी तरफ से कुछ और बोलते हैं। तो मन में तो यह था कि भाई संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ है, जो दलित को, आदिवासी को, पिछड़ों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को बराबरी का दर्जा देता है, उसको खत्म करना है। लागू क्या करना है? मनु संहिता लागू करना। चित्पावन ब्राह्मणों की संस्था जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके अनुसार जो कैसे समाज में, कैसे उनके दिमाग में बार बार एक खटकती है। देखिए मुसलमान तो उनके टारगेट पे ऐसे ही हो जाते हैं। उनके दिमाग में असली चीज है कि दलित जो हमारे पैरों की जूती बनता था, जो ओबीसी हमारे सामने साफाई में बैठ नहीं सकता था, जो महिला हमारे गुलाम बन के रहती थी हमारे घरों में, चौका से आगे बढ़ती नहीं थी, वो अब हम लोग को आंख दिखा रहे हैं, वो सरकार में जा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वो विधानसभा अध्यक्ष के बन रहे हैं, वो राष्ट्रपति बन रहे हैं। ये बातें इनको कभी भी कबूल नहीं होती है। वो ऊपर से जितनी भी बातें करें, जैसी भी बातें करें, आपको याद होगा जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ओबीसी चेहरा अपने को बताते हैं, लेकिन जब मंडल आयोग की रिपोर्ट वीपी सिंह ने लागू की थी, उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि अब हमको हिंदुत्व के मुद्दे पे आगे बढ़ना है, और आडवाणी जी ने कमंडल पकड़ लिया था। सितंबर से 7 अगस्त को तो लागू हुआ था 1990 को मंडल आयोग की रिपोर्ट, और सितंबर के पहले हफ्ते में आडवाणी जी निकल पड़े थे राम रथ यात्रा लेकर। उसका सारथी कौन था? उसके सारथी नरेंद्र मोदी थे, जो आज ओबीसी चिल्लाते हैं। तो जब भी ओबीसी को, जब भी आदिवासी को, जब भी दलित को, जब भी महिला को कुछ देने की बात आती है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके जो आनुषंगिक संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य उसके जो संगठन है, ये दीवार बन के खड़ा हो जाते हैं और बातें लंबी चौड़ी करेंगे। नहीं साहब, हम तो आदिवासियों की बात करते हैं, हम तो पिछड़ों की बात करते हैं, हम तो इसकी बात करते हैं।
हमने तो बार बार चुनौती देके कहा है कि भाई मोहन भागवत जी, आप एक कार्यक्रम करिए नागपुर में, रेसिम बाग में, आप मनु स्मृति को आग लगाइए। हमारे जैसे लोग पैदल जाएंगे आपका पैर छूने के लिए, कर दीजिए काम, कर दीजिए, घोषणा कर दीजिए, लेकिन मन में आपके मनु संहिता है और बाकी संविधान की बातें करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं राजीव जी, लोगों ने इस राजनीति को खारिज करना शुरू कर दिया है। अब क्या होगा पता नहीं, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, संजय जोशी का नाम आ रहा है, कभी नितिन गडकरी को अध्यक्ष और संजय जोशी को महासचिव संगठन प्रभारी बनाने की बात हो रही है, कभी शिवराज सिंह चौहान जी का नाम आता है, कभी वसुंधरा राजे का नाम होता है। अब ये तो उसी दिन होगा जिस दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तय कर लेगा कि अब भारतीय जनता पार्टी को 2 हिस्सों में बांट देना है, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी कभी किसी हालत में भी संजय जोशी को या वसुंधरा राजे को कबूल नहीं करेंगे पद पर रहते हुए। तो या तो आरएसएस इस हैसियत में आ जाए, इतनी तैयारी करके आ जाए तो बात अलग है, नहीं तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई ये लोग कंसेंसस ही निकालेंगे, क्योंकि आरएसएस की भी असली चिंता यह है कि भाई मोदी रहे या ना रहे, लेकिन जो उसकी नीतियां हैं, जो 125 साल में 100 साल पूरा होने के बाद वो जिसको दिखाना चाहते हैं, अब तो उसका सारा सपना तो धराशायी हो गया 240 पर टिक जाने के कारण। तो लेकिन उसके जरिए अगर सरकार पे संकट आ जाता है, एक एक सरकारें, राज्य सरकारें हाथ से निकलती चली जाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि न सिर्फ मोदी और अमित शाह बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती साबित होगी। और मैं बताऊं आपसे, वीपी सिंह ने उस समय कहा था ये तो सनलाइट साबुन की तरह से है, ये एक बार घिस देने पे झाग निकल जाएगा, असलियत सामने आ जाएगी। तो अब उनकी असलियत लोगों के सामने आ गई है, लोग समझ चुके हैं कि भाई ये है क्या, ये रामनामी ओढ़े हुए लोग क्या है, कालनबी वाले लोग हैं ये। तो लोग इनकी असलियत को जान चुके हैं, अब कोई भी इनका चलने वाला नहीं है, चाहे मोहन भागवत खुद ही सर पटक के खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए तो भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब लोगों ने मान लिया है कि देखो राहुल गांधी जो बातें कहता रहा है वही बातें सही होती रही। आज क्यों केंद्र सरकार कहने वाली है, कह रही है, या मोदी जी अमित शाह जी कह रहे हैं कि साहब अग्निवीरों में भी 25% को सेना में कंफर्म परमानेंट किया जाएगा। क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि राहुल गांधी ने कहा है कि भाई हमारी सरकार बनते ही अग्निवीरों को हम समाप्त कर देंगे, वो योजना समाप्त कर देंगे, अग्निपथ योजना समाप्त करेंगे और परमानेंट बहाली की बात करेंगे। तो लोगों के दिमाग में, लोगों को, इस देश के युवाओं को, इस देश की महिलाओं को ये बात लगने लग गई है, देश के किसान, नौजवान, जवानों को ये बात लगने लगी है कि राहुल गांधी वैकल्पिक राजनीति की बात कर रहा है। वो सोच समझ करके सुविचारित आधार पे, जब भी कभी जैसे प्रशांत बता रहे थे कि वो स्टैंड लेता है जो आदमी हर बात पे, और उस पर खुलेआम बना बड़ा किसी डर के वो अपनी बातों को रखता है। लोग अब उनकी बातों को बहुत गंभीरता के साथ सुन रहे हैं और एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है लोगों को राहुल गांधी के अंदर में, और ये बात आगे जाकर के जाएगी। एक बात और सिर्फ कहना चाहूंगा राजीव जी, और यति नरसिम्हानंद की बात हो रही थी और वो सुभाष बेरेलकर के, देखिए ये कायर लोग, कायरों की जमात है, ये उकसा करके आगे बढ़ जाना, कुछ बोल देना फिर धीरे से चुपक जाना। पिछली बार जब यति नरसिम्हानंद को जब गिरफ्तारी की बात हुई थी तो कैसे कायरों की तरह से बिलबिला रहा था, अभी भी हालत वही है, हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाएगा। तो ये बोल देगा, कुछ भी बोल देगा, भड़क जाएगा, फिर जाके बिल में घुस जाएगा, बैठ जाएगा। ये लोग पीछे से कहीं से भी छुरा मारने वाले लोग हैं, अदरवाइज उनके पास कुछ है नहीं, कुछ नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं है जी। लेकिन दूसरी बात यह है कि गाजियाबाद में बैठ करके अगर कोई आदमी इस तरह की बात कर रहा है और अभी तक वो जेल नहीं जा रहा है, अभी तक उस पर कोड़े नहीं पड़ रहे हैं, अभी तक उसके आश्रम पे बुलडोजर नहीं चल रहा है, हालांकि हम लोग बुलडोजर राजनीति के खिलाफ है, लेकिन अगर हो रहा है तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? जो समाज में जहर घोल रहा है, समाज में उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहा है, उस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? ये सारे सवाल हैं, और यही सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बनके उस पर भारी पड़ रहे हैं। और 8 तारीख को साफ हो जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड की भी दिशा मिल जाएगी राजीव जी, फिर इनका धीरे धीरे मामला साफ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। 2 राज्यों के चुनाव, उसके रिजल्ट क्या होंगे ये 8 तारीख को यानी परसों पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल जो कल आए हैं, उन एग्जिट पोल्स में, जितने भी एग्जिट पोल हैं, हर एग्जिट पोल में दोनों ही राज्यों में बीजेपी सत्ता से बाहर दिखाई दे रही है।
ये यहाँ चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो इधर हरियाणा हो। हरियाणा में क्या बीजेपी हैट्रिक बनाएगी, एक बड़ा सवाल है। अब बहुत बड़ा सवाल हो गया इसलिए क्योंकि एग्जिट पोल्स ये नहीं बता रहे हैं। दूसरी बात, 10 साल बाद जब जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव करवाए गए जम्मू कश्मीर में, तो फिर क्या वहां के लोगों ने 370 को वेलकम किया है या 370 को नकारा है? ये जो रिजल्ट आने वाले हैं, ये रिजल्ट क्या रेफरेंडम ऑफ 370 है या कुछ और है? इन सब की परत भी उस दिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप लोग देखेंगे वो खुलते जाएंगी, यानी रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। लेकिन अभी जो कुछ एग्जिट पोल के हिसाब से आ रहे हैं वो हमारे स्क्रीन पे आप नीचे देख रहे हैं। डीबी लाइव का ये एग्जिट पोल है। इसके अलावा दूसरे जितने भी एग्जिट पोल हैं लगभग कमोबेश यही 2-4 सीटें 5 सीटें ऊपर नीचे हैं, लेकिन है यही। इसका साफ मतलब यही है कि एक मैंडेट है लोगों का और वो एक हवा है जो ये कह रही है कि यहां बीजेपी नहीं चाहिए। और अगर ऐसा है तो फिर क्या बीजेपी की राजनीति अब क्या उतार पे है? बीजेपी जो राजनीति कर रही थी अब उसे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब बीजेपी को खुद सोचना चाहिए, देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो 2 बातें और भी आती हैं। उसके साथ प्रेम कुमार जी के पास आना चाहूंगा। जेजेपी के बारे में किसी से बात हो रही थी। जेजेपी दुष्यंत चौटाला की पार्टी 10 सीटों के साथ आई थी, तो जेजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमें तो अग्निवीर बना डाला, 4 साल में हमारी नौकरी खत्म हो गई। और वैसे ही उधर पीडीपी का भी हाल, 4 साल में उनकी नौकरी भी चली गई, वो भी अग्निवीर हो गई। अब ये जो अग्निवीर है, इसलिए मैं ये दोनों उदाहरण दे रहा हूं दोनों पार्टियों का, क्योंकि यहां ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जो बीजेपी के समर्थन में गई। और तीसरा एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर रखना चाह रहा हूं। तीसरी बात ये कि उधर झारखंड में अभी चुनाव होना है। झारखंड में आप जानते हैं चंपाई सोरेन चले गए जेएमएम को छोड़कर बीजेपी में। चंपाई सोरेन को जाना था, आप बेहतर जानेंगे इसलिए मैं झारखंड का जिक्र कर रहा हूं प्रेम कुमार जी। वहां की भौगोलिक सामाजिक परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं। चंपाई सोरेन को आज जाना था उस एरिया में जिस एरिया से बिलोंग करते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। चंपाई सोरेन बीमार हो गए, नहीं गए। क्या मायने हैं इसके? सचमुच बीमार हो गए या चंपाई सोरेन अब बीजेपी में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं? सुनने में तो यही आ रहा है। ये जो 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, चाहे चंपाई सोरेन का उदाहरण दे रहा हूं, चाहे उधर पीडीपी का अग्निवीर बना डाला, और चाहे जेजेपी का बता रहा हूं, ये सारे एग्जाम्पल्स ये हैं कि बीजेपी खुद ही नहीं बल्कि बीजेपी के साथ गई हुई पार्टियां या गए हुए लोग भी अब कंफर्टेबल नहीं हैं, और जो नहीं थे और चले गए गलती से, उसका हश्र उन्होंने देख लिया। इसमें और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। उदाहरण में आप देख लीजिए, तेलंगाना के 2 बार के मुख्यमंत्री थे। आपने देखा टीआरएस से बीआरएस बनाया था, नेशनल पार्टी बनाई थी, क्या हश्र हुआ। आपने नवीन बाबू को ओडिशा में देख लिया, साथ दे रहे थे, क्या हश्र हो गया। ऐसे बहुत हैं, कितनों का एग्जाम्पल दूं। बिहार बहुत बड़ा उदाहरण है, झारखंड के बगल का राज्य। बिहार में नीतीश बाबू को देख लीजिए। तो इसलिए क्या यहां से अब बीजेपी का साथ देने वाले जो लोग हैं, यानी बीजेपी के साथी दल जो हैं, वो भी पीछे हटते हुए दिखाई देंगे? बहुत सारे एग्जाम्पल सामने आ गए हैं। इसलिए प्रेम कुमार जी। शुक्रिया राजीव जी। ये सारी चर्चा, ये सारे सवाल जो आए हैं आपने जो किए, ये जो एग्जिट पोल से जो कुछ समझ में आ रही है बातें, उससे और उससे पहले से भी आप करते रहे हैं और दूसरे लोग भी करते रहे हैं। एग्जिट पोल तो बस एक बात आई है, उसका एक अलग किस्सा है, उस पर हम रिलाई नहीं करते हुए बात कर रहे हैं। तो ये इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ डायलॉग्स जो बने थे वो डायलॉग्स फेल हुए हैं, समय ने फेल किया है कि मोदी है तो मुमकिन है। इसको जनता लोकसभा चुनाव में खारिज कर चुकी है। इसके अलावा कि वोट किसी को दो, सरकार तो बीजेपी ही बनाएगी, ये भी बहुत स्थापित डायलॉग है। तो उसके भी खत्म होने का समय जो है आ गया है। अब इसके बाद आपने जितनी बातें कही कि सहयोगी दल के सारे उदाहरण आपने रखे, लेकिन उससे ज्यादा बीजेपी के भीतर जो विध्वंस मोदी शाह ने बीजेपी का किया है, बड़े बड़े नेताओं को पॉलिटिकल रिटायरमेंट दे दिया,
कम उम्र में उनकी दुर्गति कर दी, है ना। जिसको चाहा मुख्यमंत्री बनाया, जिसको चाहा हटाया। वो परिस्थितियां भी अब बीजेपी को ही काट खाने, वर्तमान बीजेपी को चुके काट खाने के लिए उठ चली है। इसलिए वर्तमान नेतृत्व पर भी बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि हार का दबाव अब किसी और सहयोगी दल पर नहीं पड़ने जा रहा है, किसी अपोजिशन पर नहीं पड़ने जा रहा है। हार का दबाव स्वयं बीजेपी के लीडरशिप पर, मोदी शाह पर पड़ने जा रहा है। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। उसके बाद अब हम आपके तीनों सवाल का हम जवाब देते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर का उदाहरण ले लीजिए। जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा हो, यहाँ से दो बातें हैं। एक तो जम्मू कश्मीर हमेशा उसका ओरिएंटेशन टुवर्ड्स सेंट्रल जो सत्ता में होती है उसके साथ रहता है। पूरा थ्रू आउट देखिए तो जम्मू कश्मीर का इंक्लिनेशन हमेशा सत्ता में रहने वाले दल के साथ होता आया है अब तक। अभी तो 10 साल से हम देख ही रहे हैं कि चुनाव हुआ है 10 साल बाद। उसके बाद हरियाणा का क्या है गुण कि हरियाणा जिसके पास होता है दिल्ली उसके पास होती है। इसको नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि भाई दिल्ली मेरे पास है इसलिए हरियाणा हमको मिलेगा ही। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि दिल्ली जिसके पास है उसको हरियाणा मिलेगा। अब है कि हरियाणा जिसके पास होगा उसको दिल्ली मिलेगी और दिल्ली जिसके पास होगी उसको जम्मू कश्मीर। अब ओरिएंटेशन उसका उधर ही होगा। ये दोनों राज्यों का जो एक निकल के आ रहा है अंदर से वो यही है, यानी केंद्र में सत्ता परिवर्तन का योग। आप कह लीजिए कि ज्योतिषी प्रेम कुमार बोल रहे हैं, लेकिन योग दिखने लगा है। ठीक है जी। उसके आगे हम कहें विश्लेषक तो आप शब्द को थोड़ा सुधार लीजिए। विश्लेषक प्रेम कुमार बोल रहे हैं। हाँ, मैंने हास्य में ही कहा है। मैं थोड़ी पंडित हूँ या ज्योतिषी हूँ, मैं तो हूँ नहीं जी। तो उसके हिसाब से अब मैं उस पर भरोसा भी नहीं करता इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं उस पर भरोसा भी नहीं करता। बिल्कुल, मतलब एक जो कहते हैं कि योग बदलना या बनना वो होने लगा है। इसके बाद आप आइए इसका एक विश्लेषण भी थोड़ा सा हम करें कि जो रिजल्ट्स दिख रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि एग्जिट पोल फेल होगा और बहुत सारे और दूसरे लोग भी कह रहे हैं एग्जिट पोल फेल होगा। दोनों में फर्क है। हम कह रहे हैं एग्जिट पोल करने वाले, आप भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, हम उसी चीज को बढ़ा रहे हैं कि एग्जिट पोल करने वाले ज्यादातर लोग प्रो बीजेपी रहे हैं। बीते 10 सालों में प्रो बीजेपी रहे हैं और आज भी एग्जिट पोल का जो नतीजा है वो प्रो बीजेपी ही दिखता है, वो प्रो बीजेपी ही है। क्योंकि जो बीजेपी के लिए और भयावह नतीजे आने वाले हैं, ये समझिए। आप क्यों प्रो दिखता है उसको देखिए। कल आपने देखा होगा सब लोगों ने एग्जिट पोल दिखाना शुरू किया। भाई हरियाणा सबसे पहले दिखाना चाहिए था, मान लीजिए। चलिए डाटा लेट से आ रहा था, लेकिन डाटा की परवाह ये एग्जिट पोल वाले कभी नहीं करते हैं। आप भले करते होंगे, इन लोगों को तो 5 ही बजे एग्जिट पोल दे देते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल दिखाने लगे। जम्मू कश्मीर में भी सबसे पहले जम्मू लेकर के आए, बोले बीजेपी, ये बीजेपी, पूरा माहौल बीजेपी मय कर दिया। तो उनका अभी भी इंक्लिनेशन वही है कि कैसे बीजेपी को दिखाएं, जताएं, बताएं। और इनका है कि रिजल्ट जो हो सरकार तो बीजेपी ही बनाएगी। इस तरीके से जम्मू कश्मीर में तो ऐसा ही माहौल खड़ा कर दिया। 5 सर्वे इस तरह से कह रहे हैं, 5 सर्वे कुछ डिस्टिंक्ट कह रहे हैं। ये माहौल बनाया। लेकिन हालात क्या है? हालात ये है, आप ये समझिए कि आप थोड़ी देर पहले जेजेपी की चर्चा कर रहे थे। जेजेपी क्यों हमारी जनता ने क्यों रिजेक्ट किया? इसलिए कि जेजेपी को वोट जनता ने दिया था मोदी के खिलाफ और वो जाकर के मोदी के साथ में मिल गए, उनकी सरकार चलाने लगे। अब जनता ने उनको सीधे मिट्टी में मिला दिया। अब जिस प्रदेश की जनता इस वजह से जेजेपी को मिट्टी में मिला दे कि वो बीजेपी का साथ दे रही हो, तो समझिए बीजेपी का क्या होने वाला है। आप समझिए, यहां से लीजिए जनता का जो की मानसिकता को यहां से पकड़िए। ये जिसने जेजेपी को साफ कर दिया कि आपने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई,
तो बीजेपी के प्रति जनता क्या व्यवहार करने वाली है, इसको पकड़िएगा तो सारा मतदान का प्रतिशत भी समझ में आ जाएगा और आपको मतदान के नतीजे भी समझ में आ जाएंगे कि किस हद तक रिजल्ट आने वाले। और अपनी बात की पुष्टि में हम कहते हैं, अभी CSDS ने जो एक सर्वे निकाला था उसमें बताया कि 40% लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं नायब सैनी सरकार से, 30% लोग नाराज हैं। 40 और 30 कितना होता है? 70। अब 10% न्यूट्रल है, ये भी कह रहा है। अब जो सरकार से न्यूट्रल होगा वो भी उसको वोट कम से कम नहीं दे रहा होगा, तो 70 और 10 होता है 80। 7% लोग केवल अंधभक्त थे, केवल 7%। आप ये समझिए कि हरियाणा कितना बदल चुका है और ये एग्जिट पोल कितना दूर है रियलिटी से, ये हम बता रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं एग्जिट पोल तो गलत होना ही है। इसी को हम जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक एग्जिट पोल वाले ने दिखाया कि PDP को 28 सीटें आने जा रही है, 27 किसी और को, और तीन कोना बना दिया, त्रिशंकु सरकार, 3 शंकु, 28, 27 और एक फिगर लेकर के। अब बताइए PDP को अगर 28 सीट आ रही है तो फिर बचा क्या? जबकि जम्मू कश्मीर का सेंटीमेंट क्या है? कश्मीर का अगर PDP के संदर्भ में बोले, कश्मीर का सेंटीमेंट है कि ये PDP ही है जो बीजेपी को लेकर आई और जिसने हमारे ऊपर इतना 35A हटाया। 35A का सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है, 35A, क्योंकि वो जम्मू में भी और कश्मीर में भी वहां की जनता उस पर नाराज हो रही है। तो वहां का सेंटीमेंट ये है और सेंटीमेंट के बिल्कुल डिफरेंट सर्वे दिखाए जा रहे हैं। सच ये है कि वहां बाइपोलर इलेक्शन है। जनता किसी निर्दलीय, किसी राशिद इंजीनियर को जिताने नहीं जा रही है। भूल जाए लोग कि कोई तीसरा खंभा वहां खड़ा होने वाला है। तो वो सीटें भी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलाइंस को मिलने वाली हैं। और जम्मू में जब खुद जो प्रो बीजेपी एग्जिट पोल है वो बीजेपी को 20 और 21 और 24 और 25 कर रहे हैं, पिछली बार यही 24-25 की संख्या थी, किसी ने 31 भी दिखाया है, तो वो रियलिटी से बिल्कुल अलग है। और उनका जब लोअर लिमिट देखेंगे ना, जो संकोच में है, लोअर लिमिट भी से भी लोअर जाएगा। लोअर लिमिट 15 का है। आपके यहाँ आपने भी बहुत उदारता से 20 और 25 बताया है, 20 और 25। तो वो क्या है ना, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आप पर भी पड़ा है, ये आप समझ लीजिए कि हाँ, वो इफेक्ट इतना था कि जम्मू हमने भी दिखाया था शुरुआत में। जी जम्मू से हमने भी शुरुआत की थी, तो इसलिए आप सही कह रहे हैं, वो पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। क्योंकि भाई ऐसा है, हमारी टीम तो जा नहीं रही है, ये हम भी हमारे लिए भी इलेक्ट्लाइन कर रहा है, ये जो कंपनी है इलेक्ट्लाइन वो उनका करना है। तो जो डाटा कलेक्शन के लिए जो लोग जा रहे हैं वो कौन लोग हैं ये तो समझना ही होगा, तो इसलिए वो पड़ता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि वो लोअर लिमिट है ना, वो भी नीचे जाएगा, क्योंकि जम्मू की जनता ने यह साफ तौर पर महसूस किया है कि जो अधिकार डोगरा के राजा के समय से उनके पास थे, वो अधिकार उनसे छीने गए हैं। नौकरियां अब उनको भविष्य में नहीं मिलेंगी, ये गुजरातियों को ही ठेकेदारी मिलेगी, गुजराती और दूसरे लोग जो आएंगे उनको ही काम मिलेगा, हमारी नौकरी छिन जाएगी। ये जम्मू के लोगों की भावना है और जम्मू के लोगों में भी उतना ही गुस्सा बीजेपी के खिलाफ है जितना कश्मीर का एक कॉमन धागा, एक जो कॉमन नहीं डिसकॉमन धागा बोल सकते हैं, वो हिंदू मुस्लिम का, जिसको कि बीजेपी हमेशा सामने लाती है और जो उस बात से अलाइन करते हैं हिंदू मुस्लिम में, वो एक वोट बैंक जरूर इनका होता है। लेकिन पूरा जम्मू या पूरा कश्मीर ना तो ध्रुवीकृत है और ना ऐसा है कि केवल एक पार्टी के साथ में जुड़ जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टी जो कि जम्मू में भी परफॉर्म करती रही है, कश्मीर में भी कांग्रेस पार्टी जम्मू में भी परफॉर्म करती रही है, कश्मीर में भी। तो ये जो सेतु वाली पार्टियां हैं जो हिंदू मुसलमान को साथ लेकर चल सकती है, जनता उसके प्रति आकर्षित हुई है। और ये चुनाव बाइपोलर है, कोई तीसरा खंभा नहीं होगा। और जो तस्वीर दिख रही उससे व्यापक, और हमने एक बात बहुत पहले कही थी
बार बार मैं रिपीट करता हूं कि जम्मू में जितनी बीजेपी को सीटें आएंगी उतने ही हरियाणा में आएगी। वो फिगर जो भी होगा, ये भी ज्योतिषी प्रेम कुमार को समझ लीजिए, वो भी ये भी नोट किया जाए। जम्मू में जितनी सीटें बीजेपी को आएंगी उतनी सीटें बीजेपी को हरियाणा में भी आएंगी। चलिए, बहुत बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। एक बार जल्दी से प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर हाँ, जम्मू कश्मीर जी, कश्मीर तो मैं जोड़ ही नहीं रहा हूं और कोई नहीं जोड़ रहा है। कश्मीर में कुछ नहीं आ रहा है, बीजेपी को कश्मीर में बड़ा सा शून्य है, कुछ नहीं आ रहा है। और ये बीजेपी जानती है, तभी तो 19 सीटों पे उतारी, 47 में से 19 सीटों पे उसको कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे। और प्रशांत जी तो बहुत घूम के आए हैं, जम्मू कश्मीर को बहुत नज़दीक से देखा है, वहाँ के लोगों से खूब बातें की हैं। प्रशांत जी की एक खूबी है, जाते हैं। अब प्रशांत जी क्या, आप हम सबकी वो है, आपकी हम सबकी है कि हम लोग लोगों से खूब बातें करते हैं, लोगों से समझते हैं कि क्या चल रहा है। प्रशांत जी, ज़रा आपसे समझो, जम्मू कश्मीर और ये अगर 15 सीट भी बीजेपी को आती है, इधर भी 15 सीट, तब तो कहानी दूसरी हो जाएगी। ये बिल्कुल जो कह रहे हैं प्रेम कुमार जी। और आज मतलब मुझे ये लगता है कि कल फिर से एक एग्जिट पोल, परसों से पहले एक एग्जिट पोल डीवी लाइव को और लाना पड़ेगा। अगर ऐसे जो पोल्स ऑफ अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनका एक एग्जिट पोल लाना चाहिए। जहां तक मैं अपनी टीम को कहूंगा कि पोल ऑफ एक्सपर्ट्स भी एक करना चाहिए, जिसमें समझ में आए कि क्या हमारे एक्सपर्ट्स सोच रहे हैं। लेकिन प्रशांत जी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा और जो यहाँ विश्लेषण कर रहे हैं पंडित प्रेम कुमार जी तो ये विश्लेषण बहुत अलग तरह का नहीं है। ये मैं कहूँगा कि ये अलग तरह का नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यही दिशा दिखाई भी दे रही है। और जयशंकर जी इसको और भी कंफर्म करेंगे जब उनके पास आता हूं तो, क्योंकि ये तो उस मीडिया के अंदर बैठ करके भी देख चुके हैं कल हो क्या रहा था। लेकिन पहले आपकी बात। देखिए राजीव जी, बहुत साफ सी बात है कि ये जो एक सर्वे करने वाला प्रोफेशनल जाता है किसी व्यक्ति के पास एक क्वेश्चनर लेकर, और फिर वो डेटा कलेक्ट करता है और डेटा की एनालिसिस होती है, ये सब काम हमने टीवी चैनलों पे रहते हुए काफी किया है। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं राजीव जी, इनके पास 40-50 साल का डेटा है, इनके दिमाग में है। और जो सोशल डायनेमिक्स है वो राजनीति को तय करती है। मैं एक छोटी सी बात कहूं जो प्रेमचंद जी प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या हो सकता है, खासकर जम्मू इलाके में। देखिए, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस वहां पे है, दोनों जगह पे, कश्मीर में भी जम्मू में भी। कश्मीर में वो अलायंस काम कर रहा है, काम करता हुआ दिख रहा है। जो सीटें आई उसके हिसाब से दिखता है। तो वो अलायंस जम्मू में क्यों नहीं काम करेगा? इसका कोई स्पष्ट पॉलिटिकल लॉजिक नहीं है। अब अगर वो जम्मू में भी काम करेगा वो अलायंस, तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मतदाता जाएगा कांग्रेस के मतदाताओं में, जहां पे कांग्रेस के कैंडिडेट के पास, जहां पे एनसी का कैंडिडेट नहीं है। और इसी का उल्टा ये होगा कि कांग्रेस का मतदाता जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को वोट देगा या दिया होगा। ये बहुत स्पष्ट मैथमेटिक्स है जो चलता है। जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सिनर्जी ग्राउंड लेवल पर दिखाई दी, रिजल्ट आपके सामने है। महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस की दिखाई दी, आपके सामने रिजल्ट है एनसीपी की। लेकिन दिल्ली में वो सिनर्जी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में नहीं दिखाई दी, वर्कर्स में, वो भी रिजल्ट हमारे सामने है। तो जम्मू में जो होने जा रहा है उसका एक इंडिकेशन ये है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मतदाता आपस में एक दूसरे पे गया है, तो मेरा अनुमान है कि बीजेपी को जम्मू में 15 से 16 सीटें आएंगी। तो जो प्रेम कुमार जी कह रहे हैं वो फिर तो हरियाणा में काफी कम हो जाएंगी, प्रेम कुमार जी।
जी, कांग्रेस को फिर हरियाणा में 75 सीटों से ज्यादा आएंगी फिर। फिर तो वैली में खाता खोलना नहीं है बीजेपी का। जी। और एक बात मैं प्रेम कुमार जी की बात से सहमत हूँ, सीटें कितनी आएंगी, वोट कितने मिलेंगे एक अलग बात है, वो तो एक मतदाता ने क्या किया। लेकिन जो आप कहे थे ना, मैं बात करता हूँ, जो बात करके चीजें समझ में आई हैं। देखिए, इंजीनियर राशिद का बहुत ज्यादा शोर था जब वो दिल्ली से लड़ रहे थे, जेल में थे। दिल्ली से मतलब कि केंद्र सरकार से, और वो जेल में थे, उनके ऊपर आतंकवाद की फंडिंग के आरोप थे। जेल से उन्होंने चुनाव लड़ा और उन्होंने उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन दोनों को हराया और जबरदस्त वोटों से हराया। वो उनका ग्लैमर था। और जेल में रहकर जिसने भी चुनाव लड़ा है उसको ये मिला है, ये हम देख रहे हैं जॉर्ज फर्नांडिस के जमाने से, कि उसको समर्थन, सिंपैथी उसको मिलता है। लेकिन जब वो जेल से बाहर आए जमानत में, इलेक्शन के ठीक पहले, तो जो विश्वास उनके ऊपर था कि दिल्ली से लड़ रहे हैं, वो तुरंत इमीडिएटली शक में बदल गया। तो अब वो जो शक में बदला है उसका नतीजा हम देखेंगे 8 तारीख को, जब वहां की गिनती होगी। और ये बात तो ऐसे भी ये बात खुलकर आप याद कीजिए, हमारे ही इंटरव्यू में, अपने इंटरव्यू में उन्हीं के कैंडिडेट, उनकी पार्टी के कैंडिडेट ने ये खुल के कह दिया था कि जीत के आए तो हम बीजेपी को समर्थन देंगे। तो ये बात तो वहाँ के लोग समझ रहे हैं। केवल इंजीनियर राशिद नहीं, सज्जाद लोन की पार्टी के लोग, अपनी पार्टी के लोग जो भी थे, वो सब यही कह रहे हैं। हम लोग कई कैंडिडेट से मिले जो कह रहे हैं कि हम अगर जीत के आएंगे तो बीजेपी की सरकार बनेगी, समर्थन करेंगे। और कल मैंने कहा था कि बहुत संभावना है कि वहां पे जो गुपकर अलायंस है वो रिवाइव हो जाए। इंडिया गठबंधन कह सकते हैं। इंडिया गठबंधन से पहले गुपकर अलायंस था जी, जिसमें कि वामपंथी भी थे, जिसमें कि कांग्रेस भी थी, जिसमें पीडीपी भी था और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी था। सातों दल थे। जी। दूसरी एक आखिरी बात मोहन भागवत की। देखिए, मोहन भागवत फिर संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। वो संविधान की अवहेलना कर रहे हैं खुलेआम, और इससे उनको बाज आना चाहिए, क्योंकि संविधान के मुद्दे पर चुनाव हुआ है। संविधान में हिंदू राष्ट्र शब्द नहीं है, संविधान सेकुलर है, पहली बात। दूसरी बात, किसको एक होना है अपनी सुरक्षा के लिए? हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी, लाइफ और लाइवलीहुड की गारंटी भारत का संविधान देता है। ये स्टेट की जिम्मेदारी है मेरी रक्षा करने की, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कोई ईसाई हो, बौद्ध हो, सिख हो, कोई हो। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी संविधान ने उसके ऊपर आयत की है। मोहन भागवत नहीं तय करेंगे, ये भारत के संविधान ने तय किया हुआ कि भारत का हर नागरिक सुरक्षित है। और अगर सुरक्षा की उस पर आंच आती है तो यहाँ की फौज, वहाँ की पुलिस, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, यहाँ की संसद, यहाँ की न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति की रक्षा करे। वो नहीं करती तो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। लेकिन ये मोहन भागवत का अपना कोई संविधान नहीं है यहाँ पे इस देश में। ये भारत का संविधान है जिसको संविधान सभा ने पास किया है, और जिसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग। क्या मोहन भागवत उस हम भारत के लोगों में से कोई बाहर के हैं? अच्छा, दूसरी बात कह रहे हैं कि एकता हो, भाषाई एकता हो, जातिगत एकता हो। जाति किसने बनाई है? जाति जिसने बनाई है वो खत्म करेगा ना जाति।
और भाषा पे कौन हिंदी हिंदी थोपता है कर्नाटक में, हिंदी कौन थोपता है तमिलनाडु में, हिंदी कौन थोपता है महाराष्ट्र में मराठी की जगह। जो हिंदी थोपता है गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में, उसको भाषाई एकता के लिए काम करना है। भारत के संविधान में सभी भाषाएं बराबर हैं। अभी मराठी भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है। तमिल हो, बांग्ला हो, हिंदी हो, उर्दू हो, सब भाषाएं भारत के संविधान में बराबर का स्टेटस है। केवल हिंदी और इंग्लिश राजभाषा का दर्जा है, सरकारी कामकाज की भाषा है, सुप्रीम कोर्ट, संसद, ब्यूरोक्रेसी की भाषा है। लेकिन मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, बांग्ला में, उर्दू में और हिंदी में कोई अलग अंतर नहीं है भारत के संविधान में। ये मोहन भागवत फिर से मैं कह रहा हूं कि इस संविधान के विरुद्ध बात कर रहे हैं और संविधान के खिलाफ ये कैंपेन चला रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि मोहन भागवत क्या कर रहे हैं, खतरे का खेल है। और भारत का संविधान किसी ने थोपा नहीं है, भारत के लोगों का है। तो ये बहुत ही आपत्तिजनक विमर्श पैदा कर रहे हैं देश में मोहन भागवत जी। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। संविधान के हिसाब से जो वक्तव्य होना चाहिए वो नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जोड़ना चाहते थे कुछ पंकज चतुर्वेदी जी, और साथ साथ थोड़ा आपके पास ही आना चाहता हूं। पंकज जी, अगर कुछ जोड़ना चाह रहे हो तो ज़रूर जोड़िए। और उसके अलावा ये जो दोनों राज्यों के चुनाव की जो बात है, और बहुत गहमा गहमी वाली हालत रही। शुरुआत में बीजेपी काफ़ी मजबूती के साथ यहाँ फाइट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहाँ आपको लगा कि यहाँ से अब बीजेपी बेपटरी हो चुकी है, अब यहाँ से ऊपर उठना, आगे आना बहुत मुश्किल है। शायद उसके बाद से हम लोगों ने देखा नरेंद्र मोदी भी बाहर हो गए, और शुरुआत में भी नरेंद्र मोदी इन चुनावी सभाओं में जाने से कतराते हुए नजर तो आते थे, लेकिन यहाँ पर कहाँ आपको लगा कि नहीं, यहाँ से वो बेपटरी हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो मॉडल ऑफ ऑपरेंडी अभी तक इलेक्शन जीतने में अपनाई है, पहली है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और दूसरा है आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सरकारों को, पार्टियों को बदनाम करना। कश्मीर में उनका एक सोच था कि जम्मू हिंदू बाहुल्य है और घाटी मुस्लिम बाहुल्य है, तो इसलिए वो गणित इस सोच के लिए चल रहे थे। और मुझको एक अनुमान है कि जो एक्सिस पोल की एजेंसीज हैं, उन्होंने भी अर्बन एरिया में जिन लोगों से बात की, वो जो पुराने संघ से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने अपनी राय दी। लेकिन ईमानदारी की बात है कि जम्मू रीजन में जो दो मसले थे, आर्थिक मसले में जैसे मैंने पहले भी बताया कि वहां के व्यापार जो डोगरों, पंजाबियों, सिखों के पास है, उनको धारा 370 के हटने के बाद में उनको भारी नुकसान हुआ, क्योंकि वहां पे राज्य की सरकार ने आना बंद कर दिया। राज्य की सरकार आते थे 6 महीने उन लोगों को खर्चे चलते थे। दूसरा यह हुआ कि जहां तक सुरक्षा की बात रही, तो जम्मू रीजन में पिछले 1.5 साल में आतंकवादियों के सबसे बड़े हमले हुए, जो घाटी में नहीं हुए। तो ये दोनों मसले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गए। जहां तक घाटी की बात रही, घाटी में जब जमात इस्लाम को कैसे पाबंदी हटाने की बात आई और दिल्ली में ट्रिब्यूनल ने मना कर दिया कि नहीं, हम इस पे पाबंदी नहीं हटाएंगे, लेकिन इसमें जमात इस्लामी के लोग निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने को तैयार हो गए। इधर राशिद इंजीनियर और ये जो पूरा ग्रुप था, जो लोग जमात इस्लामी के साथ में तैयार थे, धीरे धीरे घाटी में, चूंकि घाटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग दिल्ली के जेलों में बंद हैं, उनके परिवारों से, उन लोगों से हमारा सीधा रास्ता पड़ता है, जो बारामूला में भी हैं, जो श्रीनगर में भी हैं। तो वहां पर एक बात जो स्पष्ट आई थी, जो लोकसभा चुनाव में भी आई थी, राशिद इंजीनियर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने जितवाया था। ये बहुत वहां सीधा सीधा मैसेज गया। और उसके बाद में यहाँ पर राशिद इंजीनियर या सजात लोन की जो पार्टीज हैं, उनको बीजेपी के दलाल के रूप में वहां पे जाना जा रहा है। यदि वहां पर यदि न्यूटन नहीं हुआ मतदान का,
मतदान का न्यूटन आप लोग समझते होंगे, जो न्यूटन सिनेमा में बस्तर का मतदान दिखाया था। यदि न्यूटन नहीं हुआ तो घाटी में जो है मुझे लगता है कि एक तरफा डिसीजन होंगे। दूसरी चीज और एक जान चलिए कि आने वाले जो 10 साल हैं पूरे देश में कॉलिशन गवर्नमेंट की संभावनाओं को समाप्त कर रहे हैं। अब हर राज्य की जो मैंडेट है क्लियर देता है। जहां तक हरियाणा का बात रही, हरियाणा में राजीव जी मुझे लगता है कि जिस दिन उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को हटाया था उसी दिन भारतीय जनता पार्टी 2.5 कदम पीछे जा चुकी थी। देखिए, हमने किसी व्यक्ति को 9.5 साल सत्ता देकर उसको हटा दिया, इसका मतलब है कि वो असफल है। तो एक भय वहां से शुरू हुआ था। देखिए, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य हैं जिन लोगों ने सबसे ज्यादा शहादत दी पंजाब किसान आंदोलन के दौरान। तो हरियाणा का किसान जो खाना पानी लेकर शंभू बॉर्डर पर जा रहा था या सिंधु बॉर्डर पर जा रहा था, उसने अपने लोगों के सामने गड़ी हुई कीलें नहीं देखी है क्या? उनके रास्तों पर गड़ी हुई कीलें, उनके गांव में हुए लाठीचार्ज, उन सबको याद है। तो देखिए, आपको पता है विनेश फोगाट का मसला एक हरियाणा की अस्मिता का मसला बना हुआ था। कोई भी व्यक्ति विनेश फोगाट का विरोध नहीं कर पाया, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता विरोध नहीं कर पाया, क्योंकि वो अकेले हरियाणा की अस्मिता का सवाल बन चुका। विनेश फोगाट को जिस सीट पर टिकट दिया गया वहां पे पिछली बार कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी, लेकिन आज का जो परिस्थिति है, और भारतीय जनता पार्टी की वही मॉडल पेपरेंटी रहती है हर जगह। जैसे प्रशांत किशोर को केजरीवाल के रूप में तैयार किया गया, दिल्ली में केजरीवाल के रूप में तैयार किया गया, हरियाणा में उन्होंने जिस प्रकार से चंद्रशेखर रावण और जेजेपी का गठबंधन करके एक पोलराइजेशन का तरीका। देखिए, हरियाणा में तो 22% दलित वोट है और उसके बाद 24% के आसपास जाट वोट है। जाट वोट उनके हाथ से स्पष्ट रूप से गया हुआ था। ये जो दलित वोट था जिसकी उनको बहुत ज्यादा संभावना लग रही थी, लास्ट में आखिर में आता अशोक तंवर ने भी उनका साथ छोड़ दिया। तो ये जो पूरी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा चुनाव की घोषणा से पहले ही पीछे कदम से शुरू कर रही थी। उसके बाद में जब उनके टिकट वितरण हुआ, टिकट वितरण पे जिस व्यापक स्तर पर वहां पर विद्रोह हुआ, 150 से ज्यादा बड़े नेताओं और 17 एमएलए पूर्व सांसदों ने इस्तीफे दिए और जो निर्दलीय चुनाव लड़े, वो सब ने भारतीय जनता पार्टी का के लिए एक सेट कर दिया था। और मैं आपको और बताऊं कि मतदान के 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में निराशा का माहौल था। नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे थे वहां पर, वो क्या बोल के आए, आप खुद देखिए। आप केंद्र में सत्ता में आप हो, राज्य में सत्ता में आप हो, यदि नशे की तस्करी हो रही है, यदि नशा आ रहा है, तो कौन अकाउंटेबल है? कांग्रेस। तो वो एक गफलत में दिए हुए भाषण, कोई एजेंडा सेट नहीं कर पाए। वो क्या देंगे आप ने, हम जनता को क्या विकल्प के रूप में दें? आप अग्निवीर पे जवाब नहीं दे पाए, एमएसपी पे जवाब नहीं दे पाए, किसान आंदोलन पे जवाब नहीं दे पाए, विनेश फोगाट पे जवाब नहीं दे पाए। और हर विधानसभा सीट पे इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ में जबरदस्त अंतर विरोध था। कोई ऐसी सीट नहीं, आप सीट का नाम बताइए, मैं वहां बता दूं कौन से 4 लोग वहां पर भारतीय जनता पार्टी गड्ढा खोदने को घूम रहे थे, और उसके अंदर बहुत सारे अपने व्यक्तिगत मायने हैं। यानी जिन लोगों के खेतों को नुकसान हुए, जिन लोगों की इंडस्ट्रीज के नुकसान हुए, वो सब लोग बीजेपी के खिलाफ। तो भारतीय जनता पार्टी तो वहां पर कभी आगे रही नहीं है। वो चुनाव शुरुआत से पहले पिछड़ती गई और लास्ट डे तक वो उनमें एक निराशा का माहौल था। आप पता करिएगा, विलेज लेवल पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ तक नहीं निकला है। कुछ जगह जेजेपी और ये लोग तो फिर भी आपको लड़ते झगड़ते दिखे, वो तो दिखा ही नहीं है जी। मैं बहुत जमीनी हकीकत आपको बता रहा हूं। और जो प्रेम भाई से थोड़ी असहमति होगी, मुझे लगता है कि पूरे जेएनके में
भारतीय जनता पार्टी को शायद थोड़ी सीटें मिलेंगी, हरियाणा में उससे कम मिलने जा रही है। हरियाणा एक तरफा चुनाव होगा, जो मुझको संभावना लगी। ये इनकी जो था कि नॉन जाट और पंजाबी वोट को हम आइसोलेट कर पाएंगे, मुझे उसकी संभावना नहीं दिख रही। आप इस बार जीटी रोड के आसपास के चुनाव देखिएगा, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, कैथल से लेकर जो पिछली बार जिसने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा दम दिया, अहिरवाल क्षेत्र में तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी ही नहीं हो पाई है। वहां पे उनके कैंडिडेट सामने ही नहीं निकले हैं। उस क्षेत्र में आप देखिएगा श्रुति चौधरी के लिए किरण चौधरी ही खटपट करती रही है, बहुत स्पष्ट है। लेकिन ये कि ये वाला जो हरियाणा का चुनाव है, पारंपरिक लाल परिवार पूरा साफ हो जाएगा। जितने बंसीलाल, भजनलाल के जो पुश्ते हैं वो सब साफ होने वाले हैं। और एक संभावना मैं आपको और बता दूं कि कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर का चेहरा कुछ नया होगा। राहुल गांधी एक कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी वहां पर बदलाव करने जा रहे हैं, जी आपको बता दूं। जी, आप कह रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं। जरा प्रेम कुमार जी, आपके उस फिगर को थोड़ा सा करेक्ट किया है पंकज जी ने, करेक्शन थोड़ा सा हरियाणा को लेकर के है, आपको भी लगता है क्या? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। है क्या कि पंकज जी थोड़ा सा हमको समझने में थोड़ी सी उन्हें दिक्कत हुई है। हमने जो कहा है ना कि दोनों की इक्वल होगी, तो हरियाणा में जो वो सोच रहे हैं वही हम भी सोच रहे हैं। अब जम्मू में भी इक्वल होगी तो हम क्या करें, इक्वल होगी जी। बात ये उसके बाद उससे आगे थोड़ा बोलते हैं, अगर मेरा मौका है तो। ऐसे आप जी, आपका ही मौका है। ऐसे आप ज्योतिषी हैं, आप वो मान गया मैं, ज्योतिषी भी ऐसे ही जवाब देते हैं। देखिए, एक पहलू जो आप बात कर रहे थे कि लोगों के टोन में बदलाव आया है और बीजेपी के जो लोग समर्थक हैं उनके भी बोलने के अंदाज में बदलाव आया है। लेकिन हम भी ऐसे ही किसी मीडिया पे बैठे थे, कल की बात है, तो ये इस तरह से बयान किया जाने लगा कि हरियाणा में लोकलाइज्ड मुद्दों पर इलेक्शन हुआ है। आप समझ रहे हैं, लोकलाइज्ड मुद्दों पर हुआ है। तो मुझे कम समय में जो जवाब देना था वो मैंने दिया, लेकिन यहां थोड़ा मैं एलोबरेट करता हूं उस चीज को कि ये लोकलाइज्ड मुद्दा क्या है। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा बचाने के लिए मुद्दा लोकलाइज्ड हो गया। पहलवान का मुद्दा लोकलाइज्ड मुद्दा है, पहलवान का मुद्दा था हरियाणा में। महिला अस्मिता का मुद्दा क्या लोकलाइज्ड मुद्दा है? क्या महिला पहलवानों को न्याय हरियाणा की बीजेपी की सरकार देती? अगर देती तो लोकलाइज्ड मुद्दा है। उसका न्याय तो मोदी सरकार करती ना। ब्रिजभूषण शरण सिंह को क्या हरियाणा की सरकार ने संरक्षण दे रखा था? उनको तो मोदी जी संरक्षण दे रहे थे। तो ये लोकलाइज्ड नहीं, नेशनल मुद्दा और इंटरनेशनल भी था, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई। लेकिन चुनाव के संदर्भ में देखें तो ये राष्ट्रीय मुद्दा था। 3 कृषि कानून आंदोलन जरूर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की धरती पर हुए, लेकिन क्या ये लोकलाइज्ड मुद्दा है? अगर हरियाणा की सरकार 3 कृषि कानून का फैसला ले सकती थी तो लोकलाइज्ड मुद्दा है। अग्निवीर लोकलाइज्ड मुद्दा है। अगर हरियाणा की सरकार अग्निवीर पर कोई फैसला ले ले तो लोकलाइज्ड मुद्दा है। ये मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दा थे। अनएम्प्लॉयमेंट पर जो राहुल गांधी ने बताया कि हरियाणा के युवा अमेरिका जा रहे हैं, या क्या पूरे देश के युवा अमेरिका नहीं जा रहे हैं? केवल हरियाणा के युवा जा रहे हैं, कनाडा में नहीं जा रहे हैं पूरे देश के युवा? ये भी लोकलाइज्ड मुद्दा नहीं है। लेकिन हरियाणा की में चुनाव थे, हरियाणा में सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेरोजगारी थी और वो मुद्दा
आम आदमी को परेशान कर रहा था, राहुल गांधी ने इमोशनली उस मुद्दे को जीवंत कर दिया कि ये मुद्दा इसीलिए हुआ है क्योंकि केंद्र में मोदी और अमित शाह की सरकार है, अडानी की सरकार है। ये सरकार केवल अडानी के लिए काम करती है और गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए, आपके लिए काम नहीं करती है। तो ये लोकलाइज्ड मुद्दा नहीं था, ये लड़ाई सीधे मोदी शाह की सरकार, मोदी अडानी की सरकार के खिलाफ राहुल गांधी के नैरेटिव ने जो खड़ा किया उसने ये मुद्दा बनाया। वरना आपने कुमारी शैलजा के बारे में जो हवा फैलाई कि उनका अपमान हो रहा है, आरक्षण खत्म करने की बात राहुल गांधी ने कह दी, इन सब में तो दलितों को बिदक जाना चाहिए था कि कुमारी शैलजा का अपमान हो रहा है। लेकिन इस मुद्दे को भी हम यहाँ करेंगे यहाँ पर कि भूपेंद्र हुड्डा नहीं सल्टा सकते थे या कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नहीं सल्टा सकता था। कुमारी शैलजा का अपमान हुआ है या सम्मान हुआ है या हम सम्मान के साथ रखें, इसको राहुल गांधी सल्टा सकते थे और उन्होंने सल्टाया और एक खास अंदाज में सल्टाया। एक तो ये कि कुमारी शैलजा ने बारंबार चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद ये कहा कि मुख्यमंत्री पद पर हमारी दावेदारी है और जेन्युइनली है क्योंकि हम सीनियर हैं। उन्होंने अपनी बात रखी। ये मुद्दा जो था दलितों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने के लिए कुमारी शैलजा ने बताया। अगर कुमारी शैलजा के बोलने का अंदाज ये होता कि देखो मैं तो इतने साल से यहाँ रह रही हूँ, मेरा तो सम्मान ही नहीं हो रहा है, मुझे तो मुख्यमंत्री ही नहीं बनाया जा रहा है, अगर ये अंदाज होता तो दलित भाग जाते कांग्रेस से। कुमारी शैलजा ने कहा मेरा दावा है दलितों की हिस्सेदारी होगी सत्ता में, और लेकिन आला कमान तय करेगा, ये बात उन्होंने कहा। लेकिन आला कमान हमारी दावेदारी को खारिज नहीं कर सकता। इस बात ने दलितों को कांग्रेस से जोड़ा और राहुल गांधी ने अशोक तंवर को पार्टी में ला करके कुमारी शैलजा की आवाज को और बुलंद किया। ये एक तरफ ये राहुल गांधी का ये था पॉलिटिकल एक मास्टर स्ट्रोक था, और दूसरी तरफ मैदान छोड़ के भाग गए मोदी जी। न अग्निवीर पर जवाब था, न कृषि कानून पर जवाब था, न डंकी रूट पर जवाब था, किसी चीज पर जवाब नहीं था, मैदान छोड़कर भाग गए। तो बीजेपी के नेता, उम्मीदवार, चुनाव लड़ रहे कार्यकर्ता, उनका मनोबल डाउन हो गया और इधर कांग्रेस के बब्बर शेरों का मनोबल चढ़ गया। ये पूरा चुनाव यहाँ कोई लोकलाइज्ड मुद्दा नहीं था, मोदी बनाम राहुल चुनाव था। और लोकल मुद्दा जरूर परिवार पहचान पत्र जैसा मुद्दा हर चुनाव में होता है, वो उसमें जुड़ा। जम्मू कश्मीर में भी यही बात थी, बहुत संक्षेप में बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में भी यही बात थी, वहां भी मोदी बनाम राहुल ही मुद्दा था। मोदी ने उस प्रदेश का स्टेटहुड छीना, राहुल उस प्रदेश को स्टेटहुड देगा। मोदी ने जम्मू कश्मीर में रोजगार के अवसर छीने, राहुल वहां पर रोजगार के अवसर देगा। यही वहां की भाषा थी। मेरी भाषा ये नहीं है, वहां के लोगों की ये भाषा है, राहुल और मोदी के फर्क। तो इसलिए ये मुद्दा भी जम्मू कश्मीर के सिर्फ 370 और 356 नहीं, स्टेटहुड सबसे बड़ा सवाल बन गया। और कौन देगा, कौन मेरे लिए बोलेगा, कौन लड़ेगा, तो राहुल ही लड़ सकते हैं। इसीलिए ये पूरी तरीके से चुनाव जो है मोदी के खिलाफ और राहुल के समर्थन में है, कोई लोकलाइज्ड मुद्दा नहीं। जी एक बात तो आपकी बात में दम है। जम्मू कश्मीर का जब जिक्र करते हैं तो वहां सबसे पॉपुलर अगर आज की तारीख में, और वो भी युवाओं में, अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोई नेता है तो वो राहुल गांधी हैं। ये बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, बाकी जो लोकल नेता वहाँ, उन सब से ऊपर, और जो देख रहे हैं, जो वहाँ के लोग, वहाँ के युवा, वहाँ के बुजुर्ग जो देखते हैं दिल्ली की तरफ कि हमारे लिए कोई कुछ कर सकता है, तो वो राहुल गांधी। ये बात बिल्कुल सही, और इसको हम लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा के समय भी देखा, और मुझे पर्सनली लग रहा था कि 1-1.5 साल का वक्त गुजर चुका है, शायद राहुल गांधी का जो क्रेज है अब कम हो गया होगा, लेकिन दिन पर दिन वो बढ़ता गया और घाटी में ये दिखाई देता है, घाटी में भी, इधर जम्मू में भी। पंकज जी कुछ जोड़ना चाहते हैं, फिर जयशंकर जी के पास आता हूँ। मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी 1 घंटे पहले जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी की एक मीटिंग खत्म हुई है, और उसके अंदर सबसे बड़ी चिंता ये रखी गई है चूंकि नए प्रोविजन में 5 विधायक का नामांकन एलजी कर सकता है, तो उन 5 विधायकों के कारण बीजेपी 5 सीट से पहले बढ़त ली हुई है। इस परिस्थिति में जेएंडके कांग्रेस ने अलग अलग लोगों को कोऑर्डिनेट करने की जगह ये चन्नी को साथ में राशिद इंजीनियर को लगाया गया है। और हालांकि पीडीपी की जो संभावना है, पीडीपी को कुछ सीट तो मिलेगी, पीडीपी जो है वो
हरियाणा जो हरियाणा में जो जेजेपी की स्थिति रहेगी वो JNK में PDP की रहेगी। लेकिन इस समय एक एक दो सीटों को जोड़ने के लिए कांग्रेस ने अभी से अपना काम शुरू कर दिया है। वहां के अध्यक्ष करानी साहब बोला है कि समान विचारधाराओं की पार्टियां हमारे कोऑर्डिनेशन में शामिल है। तो कांग्रेस वहां बहुत सीरियसली सरकार बनाने के लिए सोच रही, क्योंकि जो 5 सीटों से पहले बीजेपी बढ़त ले चुकी है वो लोकतंत्र के लिए भी चिंता है और बाकी लोगों के लिए भी चिंता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये जी। लोकतंत्र के लिए भी। और जी प्रेम कुमार जी अनम्यूट कर लीजिए। प्रेम कुमार जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। एक अपडेट मैं भी देना चाहता हूं कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा है कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं और वो अगर हमारी पार्टी में के सिद्धांतों से सहमत हैं और अपनी 6 महीनों के कामकाज की गलतियों को सार्वजनिक रूप से मानते हैं कि उन्होंने गलत किया, तब हम उनका स्वागत करेंगे। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बिल्कुल। जयशंकर जी क्लोजिंग कमेंट। नहीं राजीव जी, देखिए ये तो जो पाप किए ही है पहले ही से, जब 370 हटाया उसके बाद अभी जो किया है, राज्य का दर्जा खत्म किया और उसमें उपराज्यपाल को अधिकार दे दिया कि 5 विधायक को नॉमिनेट कर सकेंगे, ये सारे। लेकिन इससे बड़े पाप जो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में किए हैं, जिसके लिए देश का लोकतंत्र कभी उन्हें माफ नहीं करेगा। हरियाणा में आप देखिए, जो अदालत से हत्यारा बलात्कारी साबित है, जो सजा याफ्ता है, हम डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम की बात करते हैं, उसको चुनाव के ऐन वक्त पर पैरोल से रिहा किया गया, जेल से बाहर लाया गया और चुनाव के 2 दिन पहले उसने डेरा सच्चा सौदा के लोगों से कहा कि साहब हमारा समर्थन भाजपा को। तो चुनावी लाभ लेने के लिए इस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, एक बलात्कारी और अपराधी हत्यारे का समर्थन लेने से कोई परहेज नहीं किया। उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी का दांव जो है, राजनीतिक दांव जो है, एक तो पहला काम किया कि परिसीमन कराया, परिसीमन में जम्मू क्षेत्र की सीटें बढ़वाई। उसको लगता था कि जम्मू में हिंदू बहुल इलाके हैं, वहां से हमारी सीटें ज्यादा निकल जाएंगी, उससे हम सरकार बना लेंगे, और जो कमी आएगी उसके लिए उसने अलगाववादी ताकतें जो हैं, सज्जाद लोन चाहे हो, गनी लोन साहब थे, उनके साहबजादे हैं, अब्दुल गनी लोन थे, उनके साहबजादे हैं सज्जाद लोन, अल्ताफ बुखारी या राशिद इंजीनियर के लोगों को इंडिपेंडेंट जो चुनाव लड़े या छोटी छोटी पार्टियों के नाम पर चुनाव लड़े, पैसे से लेकर के हर तरह का समर्थन सहयोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको दिया। और ये उस उम्मीद के साथ कि अगर 2-4-10 MLA की बात आएगी तो ये जीत के आएंगे, इनके लोग जीत के आएंगे, इनका हम समर्थन दे देंगे। मन एक तरफ आप अलगाववाद, आतंकवाद के खिलाफ भाषण करते हैं और दूसरी तरफ उनके समर्थन से आप सरकार बनाने की रणनीति पे काम कर रहे हैं। मतलब जैसे आपने बताया ना कि भाई कहा भी उन लोगों ने कि हाँ साहब अगर होगा तो हमको भाजपा को समर्थन करेंगे, भाजपा की सरकार बनवाएंगे। तो ये जो काम किया है, मतलब चूंकि उनका तो लगातार दोहरा चरित्र रहा ही है, हर मामले में रहा है, लेकिन इसमें जो है, और हरियाणा के मामले में जो मनोहर लाल खट्टर जिसके बारे में चर्चा हो रही थी, उसको अगर और पहले हटा दिए होते तो शायद कुछ बात बनती, पता नहीं। लेकिन हमको लग रहा कि बहुत पहले से ही हरियाणा में पटरी से गाड़ी उतर चुकी थी, बेपटरी तो हो ही गई थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं था। और खट्टर ने जानते हैं क्या कहा था जब 370 हटाया गया था जम्मू कश्मीर से, तो मनोहर लाल खट्टर का बयान था कि अब तो हम कश्मीर से बहुएं लाएंगे। ऐसा बेशरम बयान, भाई हरियाणा में तो तुम बेटियों को मार डालते हो, वहां के नौजवान बेरोजगार हैं, उनकी शादी नहीं हो पा रही है, और कह रहे हो कि कभी बिहार से खरीद के लाते थे, कभी झारखंड से लाते थे, कभी कोकराझार और असम के बोडोलैंड के इलाके से लड़कियां खरीद के, बहुएं खरीद करके लाते थे, और उस पर यह बयान देना कि नहीं हम कश्मीर से बहुएं लाएंगे, ये इस तरह का बयान। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लोगों की अस्मिता पे चोट कर रही थी और लोगों का मानस बन रहा था। विनेश फोगाट का मामला हो, भाई वहां जवान, किसान, नौजवान और पहलवान तीनों चारों के साथ जिस तरह का व्यवहार आपने किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग, राम रहीम पर क्या था,
यही ना कि उसने बलात्कार किया और हत्या की थी, उस हत्यारे बलात्कारी को आपने समर्थन दिया और आप नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मनोहर लाल खट्टर जिस ढंग का बयान दे रहा है उसके बाद भी आप कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप ब्रजभूषण शरण सिंह, हमारे मित्र बता रहे थे कि जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह का आपने संरक्षण दिया, उसका टिकट काट दिया, उसके बेटे को टिकट दे दिया आपने, और जिस ढंग का बयान वो देता रहा, जैसे वो ओलंपिक में जो मेडल से चूक गई विनेश फोगाट, अब उसके लिए सारी लानत मलामत विनेश फोगाट पे की जा रही है। और उसके एक चाचा है वहां पे जो महावीर फोगाट साहब, ठीक है, उन्होंने बच्चियों को आगे लाया, पहलवानी के सिखाए, गुर सिखाए और उनसे मेडल भी आए। उन्होंने इसके खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया विनेश फोगाट के कि उसको राजनीति में नहीं जाना चाहिए था। उनकी अपनी बेटी राजनीति में है, भाजपा की राजनीति कर रही है तो कोई तकलीफ की बात नहीं है, लेकिन भतीजी कांग्रेस की राजनीति में चली गई तो ये उस पर उनको तकलीफ हो गई। तो ये सारे मुद्दे, और जिस ढंग से हरियाणा की राजनीति का रणनीति तैयार की गई थी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने मिल करके कि एंटी जाट प्लैंक लेकर के कि अदर देन जाट्स हम बाकी लोगों को यूनाइट करेंगे। अब वो भूल गए कि अदर देन जाट्स जो जातियां हैं, ओबीसी हैं या पंजाबी हैं, खत्री हैं या अन्य जातियां भी हैं, उनके यहाँ भी बेरोजगारी उतनी ही है, उनके यहाँ भी महंगाई उतनी ही है, उनके भी किसानी का दाम उनको नहीं मिल पा रहा है, उनको भी एमएसपी नहीं मिल पा रहा है, वो लोग भी उतना ही त्रस्त हैं जितना बाकी लोग त्रस्त हैं। तो एक तरफ तो इनको लगा था कि जाट किसान बढ़ जाएंगे, चौटाला जी की पार्टी में जाएंगे, दुष्यंत चौटाला के साथ जाएंगे और इनके साथ रहेंगे, कुछ हुड्डा जी के साथ रहेंगे। लेकिन हुआ ये कि जहां हरियाणा के किसानों ने अपने मान सम्मान की बात मान करके पूरी की पूरी तरह से कांग्रेस के साथ लामबंद हो। आपने देखा होगा कि जिस तरह से दुष्यंत चौटाला के लोगों को दौड़ाया, लोगों ने अपने इलाकों में, गांवों से, खेतों से भगा दिया, घर में घुसने नहीं दिया, कहा कि साहब तुमने मिलकर के भाजपा की सरकार बनवाई थी और उस सरकार से हमको हासिल क्या है यही बता दो, उसके बाद तुम्हारा साथ। और शैलजा के बारे में भी जैसा हमारे मित्र लोग बता रहे थे, देखिए राहुल गांधी या कांग्रेस का आलाकमान क्या करता है क्या नहीं करता फैसला, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं कहना है। नया चेहरा आएगा कि भुट्टा जी आएंगे कि शैलजा जी आएंगे कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये सब बातें तो जब विधायक दल की बैठक होगी, चुनाव होगा और ये लोग तय करेंगे भविष्य की राजनीति में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। लेकिन ये बात तय है कि जम्मू कश्मीर में भी नौबत नहीं आएगी। 5 विधायकों का समर्थन लेकर के, मतलब नॉमिनेट करके भी जो है आप वहां सरकार बनाने के सपने नहीं देख पाएंगे। उसी तरह से हरियाणा में पूरी तरह से सफाया आपका होना सुनिश्चित है। जैसा मैंने पहले ही कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि 60 तो मेरा आंकड़ा था, लेकिन जिस तरह की लहर चल रही है, जिस तरह के जब एग्जिट पोल वाले जितना बताने लग गए हैं, इसका मान के चलिए कि 70-75 तक आंकड़ा चला जाए और ये दर्जन भर सीटों में सिमट जाए तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ अभी बाकी है। एग्जिट पोल का जो आंकड़े हैं वो आप देख चुके हैं, अब बारी रिजल्ट की है और वो परसों आप देखेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत कुछ बदलते हुए हम देख रहे हैं, उस पर अभी समीक्षा कर रहे थे। प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे हैं? मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ राजीव जी। जी आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी बिल्कुल। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि लोग इनको चाणक्य वगैरह बताते हैं अमित शाह को, टूर्नामेंट के पहले कैप्टन कौन बदलता है? बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप कि टूर्नामेंट से पहले कैप्टन कौन बदलता है। ये सवाल बहुत वाजिब सवाल है और इसका जवाब शायद बीजेपी के पास भी नहीं है। लेकिन कुछ प्रयोग बीजेपी ने किए, नरेंद्र मोदी जी ने किए, अमित शाह ने किए और उसमें उनको लगा कि सफलता मिल गई। जैसे कुछ राज्यों में अपने मुख्यमंत्रियों को बदल दिया तो उनको लगा कि नहीं, ये काम हम करते रहें तो हमारी जनता जो है वो उधर ध्यान रखेगी और नए पे। अब लेकिन नायब सिंह सैनी साहब खुद चुनाव हार रहे हैं, ऐसी खबर कल से आ रही है। अगर वो मुख्यमंत्री अगर लाडवा से चुनाव हार जाएं, अपनी सीट हार जाएं जैसी खबर है, अब इस पर मुहर तो परसों लगेगी और जीतते हैं कि हारते हैं, लेकिन अभी तक यही खबर आ रही है। तो अगर ऐसा होता है तो एक सीएम को तो आप बाहर लेके चले गए और उनको आप मंत्री बना चुके हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, अच्छी बात है, उनका प्रमोशन आपने कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिसको सीएम बनाया, क्या वो अपने दम पर चुनाव जितवा के ला रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये भी सही है और ये भी उससे भी बड़ा है, वाजिब सवाल है कि क्या किसी भी राज्य में चुनाव वहां के मुख्यमंत्री के नाम पे आप लड़े थे या चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ते आई है बीजेपी?
ये जरा सोचिए। और बीजेपी के लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से, आप चेहरा कितना भी बदल लीजिए लेकिन चेहरा जो है सामने नरेंद्र मोदी का आता रहा है। अब जहां आप हारते हैं वहां से नरेंद्र मोदी का चेहरा हटा देते हैं और जहां जीतते हैं वहां मोदी मोदी के जयकारे होते हैं। लेकिन एक बात और भी देखेंगे हम कि 8 तारीख की शाम को दिल्ली में जो मुख्यालय है बीजेपी का, वहां फूलों की वर्षा होती है कि नहीं, इसका भी इंतज़ार रहेगा आने वाले वक्त में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, पंकज जी, जयशंकर जी, प्रशांत जी, प्रेम कुमार जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़े हुए हैं। एक लंबा कार्यक्रम हो गया आज, 1.25 घंटे का, लेकिन इसमें बहुत बातें ऐसी जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर हम लोगों ने चर्चा की। भूषण कुमार जी हमारे साथ है, एक्सेप्टिंग बैक to Mr. Tawar into INC is an indication to the previous, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और ऐसे ही राजन बंसोरे हैं, ऐसे ही आरसी मालवीय हैं, राजीव कुमार का खेल अभी बाकी है लिख रहे हैं मालवीय साहब, और ऐसे अनीस हैं हमारे साथ बने हुए, हेमचंद्र पंत हैं। दुनिया अपने हिसाब से चलती है, समय और स्थान में क्या व्यवहार होता है वो इंसान के विवेक पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और श्री किरण जे भी हैं, विधि हमारे साथ बनी हुई हैं, अनीस अहमद